सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 10th फेब का। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ चाहिए या पुराने सेशन का पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने ये 8 न्यूज़ को पिक किया है जो मुझे लगता है थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसमें हम कुछ अलग अलग डायमेंशन सीखने की कोशिश करेंगे, फिर इस न्यूज़ को अच्छे से डिकोड करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहली न्यूज़ क्या बोलती है? सेबी प्रपोजल टू डेमोक्रेटाइज इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग वाया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का नाम आ रहा है और एक डेमोक्रेटाइजेशन करना चाहती है सेबी फॉर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो पहले न्यूज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ा न्यूज़ को एलैबोरेट कर देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, एक होता है म्यूचुअल फंड। हमें पता है म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टर्स जो हैं पैसा फंड करते हैं। ठीक है, ये पैसा देते हैं, मनी देते हैं इनको और इन्वेस्ट करते हैं और इन द एंड वो क्या रिटर्न चाहते हैं? वो रिटर्न में प्रॉफिट चाहते हैं। ठीक है, और अपना प्रिंसिपल अमाउंट चाहते हैं। ठीक है, ये एक म्यूचुअल फंड से चाहते हैं क्योंकि जब ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इनको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट मिल जाती है और उसके थ्रू ये प्रॉफिट और प्रिंसिपल्स कमाना चाहते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टर की सोच होती है म्यूचुअल फंड को लेके। दूसरी ओर एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं SIF, सोशल इम्पैक्ट फंड्स। ठीक है, ये जो फंड्स होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं ये चैरिटी की तरफ वर्क कर रहा होता है, डोनेशन की तरह होता है। ठीक है, डोनेशन होता है, चैरिटी होता है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को इन रिटर्न ना ही कोई प्रॉफिट मिलता है और ना ही उसका कोई प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है, उसको वापस प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली एक इन्वेस्टर्स इन फंड में इन्वेस्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना। सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये उनका बस एक और एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, गोल है इन्वेस्टर्स का। ठीक है, तो ये जो SIF है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है? एक डोनेशन की तरह, चैरिटी की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स डोनेट कर रहे हैं और चैरिटी दे रहे हैं टू द SIF फंड। ठीक है, तो सेबी ने इन चीज़ों को यूज़ करके क्या करने की कोशिश करी? देखो, चैरिटी की जो कॉन्सेप्ट है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी किसके अंदर? फॉर्मल फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब मान लो किसी भी NPO को, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या NGO को पैसा उठाना है। ठीक है, फॉर फॉर एनी सोशल कॉज। तो एक तो तरीका है वो इन्वेस्टर के पास डायरेक्ट जाए और उससे पैसे की डिमांड करे, भाई देखो हम ये वाला कॉज कर रहे हैं, हम बच्चों को खाना खिलाएंगे, ये करेंगे, आप हमें इसको पैसे दे दो। तो हम एक डायरेक्ट डोनेशन कर सकते हैं ना, इन्वेस्टर डायरेक्ट डोनेशन करता है। लेकिन जब डायरेक्ट डोनेशन करता है ना, उसमें बहुत डर होता है, बहुत रिस्क होता है इन्वेस्टर्स के लिए कि जो वो पैसा दे रहे हैं वो सच में सोशल इम्पैक्ट्स के लिए यूज़ होगा, कहीं ये NPO और NGO झूठी तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं है ना? ये चीज़ों का डर होता है। लेकिन जब सेबी इनको रेगुलेट करता है और SIF के थ्रू NPOs और NGOs पैसा उठाने की कोशिश करती हैं, पैसा रेस करने की कोशिश करती हैं फॉर आ सोशल कॉज, तो फिर ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है। फॉर सोशल इम्पैक्ट ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है। क्यों? अब इन्वेस्टर को भाई पता है, क्योंकि सेबी इसको रेगुलेट कर रहा है, तो जो NPOs और NGOs रजिस्टर्ड होंगे उनकी स्क्रूटिनी पहले से ही हो रखी होगी। दे आर द जेन्युइन NPOs और NGOs। ठीक है, जो सच में एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो इन्वेस्टर का पैसा एक फ्रॉड की तरह, मतलब एक फ्रॉड में नहीं जा रहा है। ठीक है, और दूसरा, जो भी इस SIF फंड्स को मैनेज करेगा, ठीक है, या प्रोफेशनल्स होंगे, वो भी अपनी तरफ से स्क्रूटिनी करेंगे इन NPOs और NGOs की कि भाई इनको पैसा जो मिल रहा है क्या सच में सोशल कॉज में जा रहा है, सोशल इम्पैक्ट्स क्रिएट कर रहा है, जो हमारे इन्वेस्टर्स ने डोनेशन दिया है, चैरिटी दी है इस फंड के थ्रू, क्या वो सही जगह यूज़ हो रही है? ठीक है, तो उन चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सेबी का नाम आ रहा है, सेबी बैकिंग कर रहा है सब चीज़ों की, सेबी देख रहा है, ऊपर से सेबी मैनेजर्स को भी देख रहा है, प्रोफेशनल्स को भी देख रहा है, प्लस NPOs को भी देख रहा है। इन द एंड ये मैनेजर्स और प्रोफेशनल्स इन्वेस्टर को क्या देंगे? रिपोर्ट्स देंगे कि भाई आपका पैसा सही जगह लग रहा है, यहाँ लग रहा है। ठीक है, एंड में रिपोर्ट देंगे। तो ये एक ऐसा फंड होता है जहाँ पर इन्वेस्टर प्रॉफिट और प्रिंसिपल की डिमांड नहीं करता, उसको प्रॉफिट और प्रिंसिपल नहीं मिलता, वो इससे डोनेशन की तरह वर्क देखता है और एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, जहाँ पर NPOs, यही जो इंस्ट्रूमेंट है, SIF जो इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पर NPOs और NGOs SIF फंड के थ्रू पैसा रेस करने की कोशिश करते हैं फॉर अ सोशल इम्पैक्ट। ठीक है,
ये पूरी चीज़ है, ये SIF होता है, ठीक है। अब ये SIF जो है, इसमें कौन से इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते थे? देखो, पहले कर सकते थे HNIs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, और कॉरपोरेट आर्म्स कर सकती थी, ठीक है। क्यों कर सकती थी? क्योंकि SIF के अंदर एंट्री लेने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपीज़, जो कि कोई एक नॉर्मल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकता ऐसे डोनेशन, ठीक है, नहीं दे सकता पैसा, ठीक है। तो अभी सेबी ने वो 2 लाख को जो है ना, वो जो 2 लाख की वैल्यू है, 2 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उसको कर दिया है 1,000 रुपये बस। तो 1,000 रुपये कर दिया, तो अब कौन आ सकता है? रिटेल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी डोनेट कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा फंड में फॉर अ सोशल इम्पैक्ट क्रिएशन, ये भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इन्होंने लोअर कर दिया लिमिट, ठीक है। तो ये एक फायदा किया है, जहां पर एक सेबी ने चैरिटी का कॉन्सेप्ट को एक फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। पहले प्रॉब्लम ये थी कि HNI और फॉर कॉर्पोरेट आर्म्स ही आ सकते थे, लेकिन अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर सेबी जो फंडिंग है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। पहले सिर्फ और सिर्फ HNI पे डिपेंडेंट थी, अब रिटेलर्स पे भी है। अब रिटेलर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि रिटेलर्स बहुत लार्ज नंबर में आ सकते हैं, HNI लार्ज नंबर में होते नहीं थे, ठीक है। तो आप थोड़ा न्यूज़ पढ़ लेते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। सेबी ने प्रपोज किया है, एक ड्रास्टिकली चेंज करा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर सोशल इम्पैक्ट फंड। मैंने आपको बता दिया सोशल इम्पैक्ट फंड क्या होते हैं, जिसको SIF बोलते हैं, जिसमें 2 लाख रुपए से 1,000 रुपये बस किया है, ठीक है। जो पहले सोशल इम्पैक्ट फंड थे, ये हाई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का ग्राउंड था, या कॉर्पोरेट CSR का ग्राउंड था, ठीक है। जहाँ पर एंट्री टिकट से वो सिर्फ 2 लाख रुपए थी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, अफोर्डेबल नहीं थी। अभी प्रपोज के बाद क्या हुआ कि जो लिमिट है उसको 1,000 कर दिया। अब सेबी ने डोर्स खोल दिए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी, ठीक है, एवरीडे पब्लिक के लिए भी। और ये लोग भी इन पर्टिकुलर सोशल प्रोजेक्ट्स के अंदर फंड कर सकते हैं, एक स्कूल बनाने में हेल्प करा सकते हैं, एक फंडिंग कर सकते हैं हेल्थ केयर में विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पर सेबी का गोल ये था कि वो क्राउड सोर्सिंग करें, डाइवर्सिफाई करें, कि इन लोगों को, NPOs को, NGOs को, जब वो पैसा रेस करने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ HNI पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है। तो बाय टैपिंग इनटू द वास्ट पूल ऑफ स्मॉल सेवर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये पूरा इम्पैक्ट था। अब मैंने आपको बता तो दिया ये पूरा कि ये कैसे काम करता है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी दोबारा से समझ लेते हैं। देखो, सोशल इम्पैक्ट फंड मैंने आपको बता दिया है, ये कैटेगरी 1 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि रेगुलेट कौन करता है? सेबी। अनलाइक, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड में सिर्फ प्रॉफिट को चेस किया जाता है। ऐसा SIF जो है ना, सोशल वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है, जहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक सोशल इम्पैक्ट है, लाइव इंप्रूवमेंट है, और कुछ नहीं, मनी नहीं मिलता है इसमें। इस पर्टिकुलर फंड के अंदर एक ZCZP एक टूल है, ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया अभी। दिस इज अ यूनिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो SIF फंड है, ये कहाँ लिस्ट होता है या लॉन्च होता है? वो होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर। हम इसके बारे में बात करेंगे अभी कि क्या है, ठीक है। तो जहाँ पर एक नॉर्मल बॉन्ड है, जहाँ पर आपको मनी लैंड करना होता है, फिर आपको कूपन पे मतलब इंटरेस्ट मिलता है, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी वापस मिलता है। ये एक अलग टाइप का बॉन्ड है या इंस्ट्रूमेंट है बोल दो, ZCZP, जहाँ पर आप मनी तो लैंड करते हो, ठीक है, मनी देते तो हो, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और कोई प्रिंसिपल बैक नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? ये बिल्कुल एक इफेक्टिवली टाइप की डोनेशन ही है, जहाँ पर आप एक बॉन्ड के या स्टॉक की फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए और अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए कि आपका पैसा कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। बस ये है इतना। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो होस्ट करता है हमारा BSE और NSE फॉर नॉन प्रॉफिट्स, क्योंकि नॉन प्रॉफिट्स वहाँ पर लिस्ट हो सकती हैं, और ZCZP इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपना पैसा रेज कर सकती हैं फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। जस्ट लाइक कंपनी जो इक्विटी मार्केट में कैपिटल रेज करती हैं, ठीक है, NPOs IPOs डाल के, ठीक है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज कोई नई बिल्डिंग नहीं है, ये BSE और NSE का एक सेगमेंट है, इसका एक सेगमेंट है, ठीक है। बस इतना ही ये था। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या हेल्प करी है, ठीक है। एक ये हेल्प है कि ईज किया है द रूल फॉर नॉन प्रॉफिट्स, ठीक है। जो सेबी है उसने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को हेल्प नहीं किया है, क्योंकि वो 2 लाख से
10,000 1,000 कर दिया ना लिमिट, वो सिर्फ हेल्प नहीं है, इसके अलावा और भी हेल्प करी है। और हेल्प क्या है, मेकिंग द लाइफ ईजियर फॉर नॉन प्रॉफिट्स, ठीक है, जो मनी रेस करना चाहती हैं। तो पहले क्या होता था, अगर कोई भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी एनपीओ जो है रजिस्टर करती थी, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर उसको जो है ना मनी रेज करना पड़ता था। अगर वो मनी रेज नहीं करेगी तो उसका रजिस्ट्रेशन लैप्स हो सकता था, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता था, फिर उसको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ता, जिसकी वजह से एक फ्रेश पेपर वर्क लगता। और इसमें एक एनपीओ को बहुत लॉस होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे मंथ्स जाते हैं चीज़ों को रेगुलेट करने में, प्लस आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए पूरे सब कुछ चीज़ें लगती है ना, एक लीगल प्रोसेस होती है, लीगल फीस आती है, तो वो फी का भी लॉस होगा, है ना। तो इनको कॉस्ट लॉस भी था। प्लस अब क्या किया सेबी ने जो है ना 3 साल कर दिया उसको। तो दिस गिव्स एनपीओ मोर ब्रीदिंग रूम टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रेप करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए बिफोर दे लॉन्च अ फंड रेजिंग कैंपेन, ठीक है। तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम दिया, और नॉर्मली वो 2 साल के अंदर नहीं कर पाती है, फंड रेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा ब्रीदिंग रूम दिया गया है, ठीक है, ये एक फ़ायदा किया। दूसरा फ़ायदा क्या किया है, लोअरिंग द सब्सक्रिप्शन थ्रेशोल्ड। पहले कितनी थी, 75% थी, अब हो गई 15%, 50%, सॉरी 50%। तो पहले क्या होता था, ये जो कॉन्सेप्ट है ना 75 वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहले 75 थी, तो इसका कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑल और नथिंग, और 50 वाले को बोलते हैं ऑल और समथिंग। पहले वाले में है 75 का कॉन्सेप्ट जो था वो था ऑल और नथिंग, 50 वाले का है ऑल और समथिंग। तो पहले देखो इसमें क्या होता था, जैसे आईपीओ होता है, हम एक बार आईपीओ के थ्रू देख लेते हैं। आईपीओ में एक कंपनी अपना आईपीओ निकालती है और फिर वो मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, लिस्ट होती है ना। लेकिन एक कंपनी एक रिक्वायरमेंट रखती है कि भाई मैं जो पर्टिकुलर काम करने वाली हूँ, या इसको अपना जो पैसा मैं रेज कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रही हूँ, और वो अमाउंट है कोई 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो आईपीओ में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, अगर इतना कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज अगर आपने रेज कर लिया है थ्रू आईपीओ, तभी वो आईपीओ एक वैलिड आईपीओ होता है। अगर उतना पैसा रेज नहीं होता बाय कंपनी, तो वो आईपीओ हो जाता है कैंसिल, ठीक है। जब वो आईपीओ हो जाता है कैंसिल, तो जितना भी पैसा आपने रेज किया होता है वो वापस चला जाता है इन्वेस्टर्स के पास। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये 75 वाला जो है वो यही कॉन्सेप्ट था, ऑल और नथिंग। तो पहले क्या होता था कि जो एनपीओ होता था, अगर वो रेज करना चाहते थे 1 करोड़ रुपए फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उनको एटलीस्ट 75% ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टर से रेज कराना ही पड़ता था फॉर अ प्रोजेक्ट, अगर वो प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। तो मतलब अगर 1 करोड़ का है तो 75 लाख रुपीज़ तो उनको रेस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने किया सिर्फ 70 लाख रुपए, तो भाई सारा का सारा मनी रिटर्न हो जाएगा, ऑल और नथिंग, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो ये जो चीज़ है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ों में तो सही है, लेकिन सर्विस वाली में थोड़ी गलत थी। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्यों सही है, अगर मान लो कोई कोई एनपीओ जो है या एनजीओ जो है कुछ बनाना चाहते हैं, मान लो एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, और उसकी कॉस्टिंग आएगी 1 करोड़ रुपीज़, और आप बोल रहे हो कि आपने सिर्फ 50 लाख रुपए ही रेस कर पाए, तो 50 लाख रुपए का इनकम्प्लीट हॉस्पिटल बना के करोगे क्या। तो वही चीज़ है। तो इस चीज़ को देख के सेबी ने बोला कि 75% तुम नहीं कर पाए, तो अब जो है ना ये पूरा का पूरा जो तुम रेजिंग कर रहे हो, फंड रेजिंग कर रहे हो, वो कैंसिल हो जाएगी, और जितना ही पैसा है वो इन्वेस्टर को वापस चला जाएगा। लेकिन ये सर्विसेज के मामले में सही नहीं है। क्यों नहीं है, मान लो मुझे 1,000 बच्चों को जो है ना खाना खिलाना है, एनपीओ का काम है, ठीक है, और 1,000 बच्चों के खाना खिलाने के लिए मैं पैसा रेज कर रहा हूँ, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 600 बच्चों का, मतलब 6 करोड़ क्या, 600 बच्चों को ही फीड करने का पैसा जमा कर लिया है, ठीक है, पैसा रेज कर लिया है थ्रू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर अगर वो 50% वाला जो मार्क है वो हिट हो जाता है, और स्टिल मैंने सिर्फ 600 लोगों के लिए ही पैसा रेज कर पाया हूँ, तो जो सेबी है उसको अप्रूव कर देगी, ठीक है तुम ये पैसा ले सकते हो, अब ये रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ करी गई, ये जो हिटिंग पॉसिबिलिटी थी उसको बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसको 50% कर दिया, 75 से 50% कर दिया। क्यों भाई, तुम पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा तो करो एटलीस्ट। तुम 1,000 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो फंड रेस करके 600 लोगों को तो खिलाओ कम से कम, कुछ नहीं, सब नहीं तो तुम कुछ तो कर सकते हो। इसलिए ये थोड़ी रखते हुए उसको 50% कर दिया रिक्वायरमेंट को, ठीक है, बट ओनली फॉर द प्रोजेक्ट जहाँ पर कॉस्ट जो है कैलकुलेट होती है पर यूनिट बेसिस, इसलिए मैंने ये 100 लोग बोला। ये आपको एग्जाम्पल नीचे लिखा है, अगर एक प्रोजेक्ट है जिसको फंड कर पैसा रेज करना है, और उसमें वो बोल रहा है कि मैं 1,000 कैटरैक्ट सर्जरी कराऊंगा, और जिसका एक का कॉस्ट आएगा
5,000 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 50 लाख रुपीज़। तो ओल्ड रूल क्या बोलता है, अगर वो जो पर्टिकुलर मनी आपने रेस किया है वो 75% से कम है, जो कि 400 सर्जरीज को कराने देता है, ठीक है, आप करा सकते हो उससे 400 सर्जरी, तो आपका पूरा पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, आप पैसा रेज नहीं कर सकते। लेकिन न्यू रूल क्या बोलता है, न्यू रूल बोलता है कि पर सर्जरी हम कॉस्ट देखेंगे। तो अगर पर सर्जरी की कॉस्ट अगर 400 रुपये की सर्जरी का जो कॉस्ट है वो 50% वाले मार्क को हिट कर देता है, ठीक है, तो सेबी जो है अप्रूव कर देगा और आप पैसा रेज कर पाओगे, ठीक है। तो आप अब मानो अब तुम जो है 1,000 कैटरेक्ट सर्जरी नहीं करा पा रहे, लेकिन तुम 400 तो करा सकते हो, सब कुछ नहीं लेकिन कुछ तो कर सकते हो। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था वो अब स्केल डाउन हो गया बस, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया हो, बस स्केल डाउन हुआ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को रिलैक्स किया गया, ठीक है, कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ तो इफेक्टिव बने, ना कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो इसलिए 75 को जो है 50 से चेंज, सॉरी 75 को चेंज किया गया है 50 से, ठीक है। अब अगला, ठीक है, वही इसको समराइज किया है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन SIF था, पहले 2 लाख रुपए था, अब उसे 1,000 रुपये कर दिया है, जिससे और लोग भी आ सकते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं। NPO की जो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी थी पहले 2 ईयर्स की थी, उसके अंदर उनको मनी रेस करना पड़ता था, अब 3 ईयर की कर दी है। अब 3 ईयर के अंदर अंदर उनको मनी रेस करना होता है, जिससे कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस हो गया है NPOs के लिए, ठीक है। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है पहले बहुत कम होता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि 75% का टारगेट था, अभी 50% हो गया, तो अब ज़्यादा टारगेट हिट होंगे, ठीक है। अब ज़्यादा लोग अब स्केलेबल प्रोजेक्ट्स बन पाएंगे, ठीक है, जैसे वैक्सीनेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, NPOs हैं और मील्स वाले हैं, वो सक्सीड हो पाएंगे ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि 75 से अब हो गया है 50%। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखो अगली न्यूज़ क्या बोल रही है, RBI ने क्लैरिफिकेशन दिया है ऑन कोलैटरल फॉर स्मॉल लोन्स, ठीक है, गोल्ड अलाउड इट इफ वॉलंटरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी, मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा चीज़ें। एक नॉर्मल स्टांस जो इस न्यूज़ से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता, पहले जनरल वे में बात करेंगे। देखो एक होती है MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो है ना थोड़ा रिस्की एरिया है, ठीक है, ये एंटरप्राइजेस थोड़ी रिस्की होती हैं। तो जब ये अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए बैंक के पास जाती हैं और लोन मांगती हैं, या मान लो इनको कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, उस चीज़ के लिए ये बैंक के पास जाके पैसा मांगती हैं, तो बैंक इनको लोन देने से मना कर देता है। और अगर ये कोलेटरल ना दे, कोलेटरल फ्री लोन लेने की कोशिश करे, तो बिल्कुल नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि कोलेटरल फ्री लोन में ये अपना बैंक तो वैसे ही पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, प्लस MSME बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, इनके पास वैसे भी कोलेटरल नहीं होता, इनके पास कोलेटरल ही नहीं होता, तो कोलेटरल देंगी भी कहाँ से, ठीक है। तो पहले इस MSMEs को पैसा ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि बैंक इनको रिस्की समझता था और इनके पास कोलेटरल भी नहीं होता था किसी लोन को पास कराने के लिए, ठीक है। तो फिर RBI ने थोड़ा इंटरवीन किया और बोला, देखो भाई, RBI ने बोला कि यार तुम जो है ना, अगर ये MSMEs 10 लाख रुपए तक का लोन लेने आए ना आपसे बैंक से, तो आप विदाउट एनी कोलेटरल दे देना, इनको दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक के दिमाग में अभी भी डर था कि यार ये MSMEs थोड़ी रिस्की हैं, ठीक है, रिस्की हैं, ठीक है। आपने RBI ने अपनी तरफ से बोल तो दिया कि 10 लाख रुपए तक का आए तो कोलेटरल फ्री लोन दे देना, लेकिन बैंक के दिमाग में भी चल रहा है थोड़ा रिस्की है, ये दिमाग में भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई। फिर अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, ठीक है, 59 की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसके अंदर जो ये पर्टिकुलर लिमिट थी ना, कोलेटरल फ्री वाली जो लिमिट थी, उसको कर दिया 20 लाख रुपए, ठीक है। RBI ने बोला कि अब बैंक को बोला, अब अगर ये जो MSMEs हैं ये लोन लेने आए 20 लाख रुपए तक का, अप टू 20 लाख रुपीज़ तक का, तो आप इनको विदाउट एनी कोलैटरल लोन दे देना, ठीक है। इस टाइम पे भी बैंक को डर है, ठीक है, रिस्क है, बैंक कभी भी समझती है रिस्की है, ठीक है, क्योंकि रिस्की है तो फिर उन्होंने एक और सॉल्यूशन निकाला। ये तो स्टोरी होगी अलग, ठीक है, पूरी की पूरी स्टोरी हो गई। इसके बाद एक और निकाला, बैंक की कंसर्न को समझते हुए गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट लॉन्च किया, जो कि मेरे ख्याल से कोविड के टाइम पे भी किया था, और जिसको बोलते हैं NCGTMSE, ठीक है, NCGTMSE, ठीक है। तो ये जो एक ट्रस्ट बनाया गया, और इस ट्रस्ट का क्या काम था कि ये जो है ना क्रेडिट गारंटी दे बैंक्स को। मतलब अब इसने बोला कि बैंक तुम जो है ना इन MSMEs को लोन दो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी 20 लाख रुपए तक कोलैटरल फ्री लोन दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये MSMEs कभी भी डिफ़ॉल्ट करती हैं, ठीक है, तो ये जो NCGTMSE है,
ये जो है भरपाई करेगा उसकी, है ना, उसका 70 to 80% कवर करेगा, ठीक है। आपको आपका 70 to 80% पैसा मिल जाएगा। तो जो रिस्की वाला दिमाग था वो बैंक का खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो चीज़ों को मिला के अब बैंक थोड़ा इनको लोन दे देता है। पहले 10 लाख तक मिलता था कोलेटरल फ्री, अब उसको 20 लाख कर दिया, प्लस ये जो NCGT MSE है इसको बोल दिया कि भाई थोड़ा क्रेडिट गारंटी दो, ठीक है। तो ये थी नॉर्मल स्टोरी, ठीक है, जो अभी तक हुआ पूरे आज तक की डेट में, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा न्यूज़ पे। अब आपको न्यूज़ समझ आएगी, ठीक है। देखो अभी कुछ RBI ने जो है ना कुछ स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करी है, जो कि रेगुलेटरी प्रोटेक्शन और प्रैक्टिकल लेंडिंग में होते हैं, ठीक है। देखो बैंक को अभी RBI ने क्या बोला है, मैंने आपको अभी न्यूज़ बताई थी कि जो MSME है उसको अप टू 20 लाख रुपीज़ का लोन दे दो विदाउट एनी कोलेटरल। और देखो ये जो 20 लाख वाली जो बात है ना, जो मैंने अभी बताई आपको, जो NPC ने 59 MPC पे ये बोला है RBI ने कि 20 लाख रुपये हो जाएगी, ये कब से इफेक्टिव है? ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है, ठीक है, इफेक्टिव है। तो हाँ स्टोरी पे आते हैं कि विदाउट कोलेटरल आप MSME को लोन दे दो, ठीक है। ये रूल है, ये RBI की तरफ से रूल है कि जब अगर वो 20 लाख तक का पैसा लेने आती है, लोन लेने आती है, तो बैंक को विदाउट आस्किंग कोलेटरल लोन देना होगा, ठीक है। और अब जो मैंने आपको कंसर्न था बैंक का वही बता दिया, उसका सॉल्यूशन ही बता दिया, वो अलग स्टोरी थी। अब इस पे आते हैं, ठीक है। तो विदाउट लोन देना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो MSME वाले लोग हैं ना, ये इनको बैंक को कोलेटरल देने को तैयार हो जाते हैं, भाई तुम कोलेटरल लो, ये जानबूझ के खुद ही देते हैं कि भाई तुम लो। लेकिन बैंक को क्या डर लगता है? बैंक को ये डर लगता है कि कहीं RBI हमको पकड़ ना ले, ये ना देख ले कि यार MSME ने तो खुद से दिया था, और RBI बोल रहा है कि तुमने ज़बरदस्ती लिया होगा इसलिए दिया है उन्होंने, और फिर बैंक को डर लगता है कि उन पे पेनल्टी ना लग जाए। तो बैंक को एक डर लगता रहता था बार बार। अभी RBI ने उस पर ही क्लैरिफिकेशन दिया है कि देखो अगर MSMEs अपने खुद ही वॉलेंटरली आपको कोई कोलेटरल दे इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन वो वॉलेंटरी होना चाहिए MSME की तरफ से। यहाँ पर उन्होंने MSE की बात करी है, सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज की, उसमें मीडियम को नहीं जोड़ा, ठीक है। और बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और वो अब ये लीगल चीज़ है, ठीक है। तो अगर अंडर 20 अप टू 20 लाख रुपीज़ का लोन लेने आया है MSME, तो बैंक तो आस्क नहीं कर सकता है, बैंक नहीं बोल सकता कि कोलेटरल दो, लेकिन MSME खुद से दे सकता है, ठीक है। अभी इस चीज़ पे क्लैरिटी दी है बैंक RBI ने। तो वो यही है मैंडेटरी वर्सेस वॉलेंट्री। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है, वो दोनों स्टोरी यहाँ पर ही है कि बैंक डरता था, बैंक हेजिटेट करता था, बैंक आर अफ्रेड टू एक्सेप्ट दिस गोल्ड, फियरिंग दैट RBI जो है पेनलाइज कर देगा इनको, दैम फॉर वॉलेटिंग द कोलेटरल फ्री मैंडेट। तो अभी RBI ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बोला है कि अगर बोरोवर खुद अपनी मर्जी से दे रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक अपनी तरफ से नहीं मांग सकता, बोरोवर को ही बोलना पड़ेगा वो, ठीक है। तो अब नाउ दिस इज अ लीगल एंड कंप्लाइंट, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों, वाई वुड अ बोरोवर वांट्स टू प्लेज द गोल्ड वॉलेंटरली, ठीक है, क्यों करना चाहता है भाई बोरोवर ऐसा? जब आपको एक जगह अनसिक्योर्ड लोन मिल रहा है, वो भी मतलब कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है, तो आप दूसरी जगह क्यों गोल्ड देना चाह रहे हो, ठीक है, क्यों सिल्वर देना चाह रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगता है, क्योंकि लोग बोलता है कि आप लोन ले सकते हो विदाउट एनी कोलेटरल, तो क्यों आप दे रहे हो? रीज़न है स्पीड। देखो जो कोलेटरल फ्री लोन होता है ना, उसमें डीप स्क्रूटिनी लगती है बैंक के मतलब जो MSME है या MSE है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, उसके बिजनेस प्लान की बहुत ज़्यादा डीप स्क्रूटिनी करते हैं कि भाई प्लान सही है, बैलेंस शीट देखते हैं, मतलब सब कुछ देखते हैं, ठीक है। और तब जाके डिसाइड करते हैं कि भाई लोन देना है नहीं देना, ठीक है, जो बहुत टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन जो गोल्ड लोन बैक्ड हैं, तो भाई वो इंस्टेंटली अप्रूव हो जाते हैं, और ज़्यादा चांसेस होते हैं वो अप्रूव हो जाए, क्योंकि एसेट जो है वो लिक्विड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लेज्ड है सब कुछ, सिक्योर्ड लोन है, ठीक है। दूसरी ओर इंटरेस्ट रेट, जो MSE है उसको क्या लगता है यार, अगर मैं सिक्योर्ड लोन लूँगा तो मुझे जो है ना इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। वजह है कि अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन लूँगा, तो अगर मेरे पास कुछ वो है कोलैटरल है, तो मैं दे देता हूँ ना उसको, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो कम ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर मेरा तो फ़ायदा ही है, ऐसा सोच के वो करते हैं ऐसा, ठीक है। अप्रूवल चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में रिस्क होता है कि बैंक इन द एंड आपका लीगली इन द एंड आपको रिजेक्ट कर दे, ये बोल के कि भाई तुम्हारी बैलेंस शीट ही अच्छी नहीं है, तुम पैसा ही नहीं दे सकते, तुम ले तो रहे हो लेकिन पैसा वैसे भी नहीं दे सकते, मतलब बिल्कुल ही नहीं दे सकते, तुम तो कुछ भी नहीं दे सकते, तुम तो वैसे ही बिल्कुल ही रिस्की लग रहे हो। तो वहाँ पर गवर्नमेंट भी क्यों रिस्क लेना चाहेगी,
अपनी पर्टिकुलर ट्रस्ट से, है ना। तो वहाँ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो लेकिन अगर आप उसे गोल्ड के थ्रू बैक करोगे तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं है, आरबीआई को दिक्कत नहीं है, तो किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये बोरोवर जो है प्लेज करते हैं गोल्ड को। मैंने आपको जो नई लोन की लिमिट्स हैं वो बता दी हैं, 1 अप्रैल 2026 से होने वाली हैं। अप टू 20 लाख रुपीज़ जो है मैंडेटरी कोलेटरल फ्री जोन है, ठीक है। वहाँ पर आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। बैंक इंसिस्ट नहीं कर सकता कोलेटरल का, लेकिन अगर आप 15 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, बैंक आपसे नहीं बोल सकता कि भाई आपने हाउस पेपर दिखाओ, कोलेटरल दो, लेकिन आप बोल सकते हो भाई देखो लो मेरा गोल्ड और जल्दी से एक्सेप्ट करके मेरे को लोन दे दो, ठीक है, स्पीड अप करने के लिए, कम इंटरेस्ट पे लेने के लिए, ठीक है। लेकिन एक और है, डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी जोन होता है, जिसमें 20 लाख से 25 लाख रुपीज़ आपको जो है ना लोन और मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी है। यहाँ पर क्या है, बैंक जो है, बैंक को अलाउडेड है कि वो कोलेटरल फ्री बेनिफिट दे सकते हैं अप टू 25 लाख रुपीज़, लेकिन तभी दे सकते हैं जब बोरोवर की गुड ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स, है ना, और फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो स्ट्रांग हो, स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन पे हो, ठीक है, तभी वो एक्सटेंड कर सकते हैं 25 लाख रुपीज़ तक का कोलेटरल फ्री लोन। ये डिस्क्रिशनरी जोन में आता है, ठीक है। अगला क्या है, कनेक्शन टू द गवर्नमेंट स्कीम, एक PMEGP स्कीम है, ठीक है। तो PMEGP स्कीम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत कुछ सर्विस टाइप MSEs को, या MSME बोल दूँ, MSMEs को, और मैन्युफैक्चरिंग टाइप MSCs को और MSMEs को जो है ना सब्सिडीज मिलती हैं बाय द गवर्नमेंट, लेकिन सर्विस MSMEs और सर्विस MSCs को कब मिलती हैं, जब उनका प्रोजेक्ट जो है लगभग मतलब कितने तक का हो, वो हो 20 लाख रुपए तक का, ₹20 लाख तक का, तो उनको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग MSMEs में 50 लाख रुपए तक का हो तो गवर्नमेंट की तरफ से MSME मिलेंगी थ्रू दिस स्कीम, ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, गवर्नमेंट कितना ही परसेंट सब्सिडी देती है, 15 से 20%। तो जो बाकी का लोन है वो कौन देता है, मतलब जो बाकी का जो पैसा है वो कौन फंड करता है, वो बैंक को फंड करना पड़ता है अपनी तरफ से, है ना, बैंक पैसे देता है। तो बैंक के दिमाग में भाई डर तो रहता था, PMEGP स्कीम होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है, तो बेनिफिशियरी जो है तब भी स्ट्रगल करते थे, बिकॉज बैंक रिफ्यूज़ कर देता था इनको लैंड करना विदाउट एनी सिक्योरिटी, डिस्पाइट गवर्नमेंट अपनी गारंटी दे रही है तब भी, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर ये रीट्रेट करता है कि बैंक कैन नॉट रिफ्यूज PMEGP लोन अप टू 20 लाख रुपीज़ जस्ट बिकॉज एप्लीकेंट के पास कोलैटरल नहीं है, तुम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हो, ये लीगली नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर यूज़ द क्रेडिट गारंटी स्कीम यूज़ करो, जहाँ पर गवर्नमेंट वाया ट्रस्ट, मैंने बोला CGT MSE के थ्रू आपको लोन रिपेमेंट देगी अगर कोई हमारा MSME वाला बंदा डिफॉल्ट करता है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन दिखाया गवर्नमेंट स्कीम का, ठीक है। अगला क्या है, मैक्रो कंटेक्स्ट क्या है, MSME क्रेडिट बूम आ रखा है, ठीक है। तो अभी एक्सप्लोसिव ग्रोथ चल रही है हमारी MSCs की, जहाँ पर 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चल रही है, रीचिंग टू 10 लाख करोड़ रुपीस बाय December 2025, ठीक है। द ड्राइवर, गवर्नमेंट वांट्स दिस पर्टिकुलर ग्रोथ कि वो सस्टेन करे बहुत लंबे टाइम तक, बाय अनलॉकिंग द वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड, क्योंकि इन्होंने गोल्ड को अलाउ कर दिया है, सिल्वर को अलाउ कर दिया है, तो जो घर में जो डेड एसेट पड़ा रहता है इन द लॉकर्स उसको भी हेल्प करें और वो इंजेक्ट करे मोर लिक्विडिटी इनटू द स्मॉल बिजनेसेस विदाउट फोर्सिंग कि भाई बैंक ज़्यादा रिस्क ले, बैंक ज़्यादा एक्सेसिव अनसिक्योर रिस्क ले। इससे बढ़िया आप अपने घर में रखा हुआ डेड एसेट को यूज़ करो और जल्दी से फास्टर अपना लोन ले लो, ठीक है, एट अ लोअर रेट, ठीक है, विद द मोर चांस ऑफ अप्रूवल, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है भाई जो MSME का जो बूम चल रहा है वो और चलता रहे और अपना जो घर में डेड एसेट पड़ा है उसको यूज़ करो, ऐसा बोलना चाह रही है, ठीक है। वो खत्म हो गया, लेकिन मुझे एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देनी है। देखो एक जनरल चीज़ होती है, बहुत जनरल चीज़ है, उसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। ये मुझे थोड़ा आपको बताना था, लोन टू वैल्यू रेशियो, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की बात आई ना, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक तो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है फॉर अ गोल्ड, अगर आपका लोन अमाउंट ठीक है अप टू 2.5 लाख रुपीज़ है, आपका लोन अमाउंट अप टू 2.5 लाख रुपीज़ है, तो आपको मैक्सिमम L2V कितना मिल सकता है, लोन टू वैल्यू रेशियो कितना मिल सकता है, विच इज 85% मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप 1 लाख रुपए तक का गोल्ड को प्लेज करोगे
गिरवी रखोगे एज अ कोलेटरल तो आपको उसके ऊपर 85,000 रुपीज़ मिल सकते हैं। तो आपके गोल्ड की वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़, तो आपको उस पर 85,000 रुपीज़ मिल सकते हैं एज अ लोन। ठीक है, 85% का ये मतलब है, ये L2V का मतलब ये है। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट 2.5 से नीचे नीचे है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली उसका 85% मिल जाएगा जितना भी आप गोल्ड प्लेस करोगे। ठीक है, दूसरी ओर अगर आपका लोन अमाउंट है 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो आपको जो प्लेजिंग है, आप जो आपकी L2V है, मैक्सिमम L2V है वो 80% तक जा सकती है। भाई कम भी हो सकती है ना, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन ये मैक्सिमम है। अगर अबव है 5 लाख तो कितना मिल सकता है 75। ये सबके लिए कैप हो गया। 75 से जितने भी ज़्यादा अमाउंट होंगे उस पर 75 का होगा। ठीक है, मैंने आपको मतलब तो बता दिया 85% का मतलब क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो देखो बिफोर कोविड ये आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। देखो ये जो ये कब से इफेक्टिव हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है कब से इफेक्टिव हो रही है, ये भी 1 अप्रैल 2026 से हो रही है। ठीक है, अब मैं एक और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बिफोर कोविड ये जो LTV रेशियो था ना ऑन गोल्ड, ये 75% पे कैप था फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी लोन अमाउंट। ठीक है, बट कोविड आने के बाद इसको कर दिया 90% फॉर एवरीथिंग। ठीक है, और अब ये 1 अप्रैल 2026 से ये जो नई लिमिट्स हैं वो ये हो जाएंगी, जो मैंने आपको भी पढ़ाया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा LTV कैलकुलेट कैसे करते हैं, नॉर्मली कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो LTV कैलकुलेट करते हैं बाय एवरेजिंग क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड के क्लोजिंग प्राइस को एवरेज करके ऑफ लास्ट 30 डेज को। ठीक है, और ये क्लोजिंग प्राइस कौन देता है? इंडिया का बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA। ठीक है, वो आपको वो लास्ट 30 डेज का क्लोजिंग प्राइस देता है, उसका एवरेज करना पड़ता है और गोल्ड कैरेट, तब वहाँ से आ जाता है LTV का रेशियो। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जनरल आइडिया आपको दे दिया। तो मैं आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि ये जब भी गोल्ड की बात आती है तो आपके दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए। ये वाली बात तो हमेशा याद आनी चाहिए कि यार ये कुछ ऐसी चीज़ पड़ी थी, है ना। तो इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। MSME की बात हुई थी गोल्ड के ऊपर, तो मैंने सोचा कि ये भी बता के चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है? RBI फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2026, इसका 11th एडिशन आ गया। ठीक है, तो Feb 9 से Feb 13 तक ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चलेगा। इस पर्टिकुलर जो लिटरेसी वीक है इसकी थीम क्या है? KYC योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। ठीक है, ये एडिशन कौन सा है? ये एडिशन है 11th एडिशन। ये स्टार्ट कब हुआ था? FLW कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से स्टार्ट हुआ था। इनॉग्रेट इसको कौन करता है? गवर्नर करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के श्री संजय मल्होत्रा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ मास अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नो योर कस्टमर, मतलब KYC का नॉर्म्स के बारे में बताना, टू इंश्योर सेफ सिक्योर एंड सीमलेस बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इनडायरेक्टली KYC के बारे में जागरूक करना है लोगों को। ठीक है, की फोकस एरियाज कौन से हैं? KYC का बेसिस बताना, जहाँ पर एजुकेट करेंगे कस्टमर्स को ऑन क्यों KYC ज़रूरी है अकाउंट सेफ्टी के लिए, उसके बारे में बताएंगे। एक सेंट्रल KYC रजिस्ट्री के नाम से एक चीज़ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखो ये जो सेंट्रल KYC है, एक नंबर होता है जो कि 14 डिजिट का होता है, न्यूमेरिक नंबर होता है। इसको प्रोवाइड कौन करता है? इसको प्रोवाइड करता है CERSAI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म। ये इसको देता है। ठीक है, ये इसको इशू करता है 14 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, न्यूमेरिक KYC को, CKYC को। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आप एक बार KYC करो, वो हमेशा आपको बेनिफिट करेगी, ऑलवेज KYC। तो ये एक टोकन होता है, एक टोकन नंबर होता है जो आप बैंक को देते हो सीधे, और बैंक ये टोकन नंबर के हेल्प से सेंट्रल KYC रजिस्ट्री को एक्सेस करती है और उसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सेस कर लेती है इन द कोडेड फॉर्म। ठीक है, कोडेड फॉर्म में, यहाँ पर तो कोडेड फॉर्म में होती है, और आपको आप जब बैंक को ये टोकन देते हो तो बैंक यहाँ पर घुस के ये पर्टिकुलर आपके टोकन नंबर को यूज़ करके कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो KYC के लिए ज़रूरत है वो इन्फॉर्मेशन को
ले लेती है सेंट्रल केवाईसी से। तो आपको तो बस एक बार सेंट्रल केवाईसी में रजिस्टर करना है, बाकी आप जहाँ पर भी केवाईसी कराना चाहते हो बस आपको बैंक को जो है ना वो नंबर दे देना है 14 डिजिट का, बस काम खत्म। वो अपने आप ही कर लेगा बैंक सब कुछ, ठीक है। तो वो यही सेम चीज़ है, ठीक है। अकाउंट हाइजीन के बारे में भी बताया गया यहाँ पर, मतलब बताया जाएगा इनडायरेक्टली। यहाँ पर इंश्योर करेंगे और एंकरेज करेंगे पीरियोडिक अपडेट्स हों ऑफ डिटेल्स एंड प्रिवेंटिव मिस यूज़ ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर मनी म्यूल्स अकाउंट्स खुल जाते हैं ना, जहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत होते हैं, टेरर फाइनेंसिंग भी उसके थ्रू होती है, तो वैसी चीज़ें ना हो, उनको बंद करना है। तो वैसी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी? जनरल पब्लिक होगी, बैंक हो सकता है, बैंक कस्टमर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, ठीक है। प्लान एक्टिविटीज़ क्या है? मल्टीमीडिया कैंपेनिंग होगा, पोस्टर्स होंगे, ऑडियो विजुअल कंटेंट्स बनाए जाएंगे लोकल लैंग्वेज में, उसके थ्रू जागरूक किया जाएगा लोगों को। आउटरीच क्या है? बहुत सारे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा भी। आरबीआई के फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स में करे जाएंगे, ठीक है। डिटेल पुश देने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और अपडेटिंग द केवाईसी एंड री केवाईसी। देखो ये री केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी री केवाईसी पढ़ता हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ आती है, री केवाईसी। देखो री केवाईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक रिस्क बेस री केवाईसी का नॉर्म्स है, ठीक है। अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा रिस्की है, हाई रिस्की है, तो उसे हर 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स केवाईसी कराना ज़रूरी है, री केवाईसी कराना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मॉडरेटली रिस्की है कस्टमर, तो उसे 8 साल के बाद कराना, री केवाईसी कराना ज़रूरी है। और लो रिस्की कस्टमर है तो उसे 10 साल के बाद री केवाईसी कराना मैंडेटरी है। तो जब भी आपको दिमाग में री केवाईसी आपको दिखे कहीं भी, तो आपके दिमाग में ये वाले रूल है ना आ जाना चाहिए, हाई मॉडरेट लो वाला। हाई वाले को 2 साल, मॉडरेट वाले को 8 साल के बाद, और लोअर वाले को लो रिस्की वाले को 10 साल के बाद कि री केवाईसी कराना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो वो इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा विदाउट विजिटिंग द ब्रांच कि री केवाईसी कैसे करा सकते हैं। वैसा डिजिटल पुश ऐसी एक्टिविटीज़ को लॉन्च किया जाएगा उधर, है ना, मतलब लॉन्च तो हो चुकी है, बताया जाएगा डायरेक्टली। ये FLW का एक बार स्लोगन या मैसेज क्या है? मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, ठीक है, इसके ऊपर है। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रख लेना, देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी आरबीआई अपने प्रीलिम्स में ये पूछ लेता है, ठीक है, अपने प्री के अंदर ये पूछ लेता है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कौन सा एडिशन था, ऐसी चीज़ें पूछ लेती है। स्लोगन क्या था, ठीक है, या इसका थीम क्या थी, सेंट्रल केवाईसी क्या होती है, री केवाईसी क्या होती है, ऐसी पूछ लेता है, ठीक है, आपको बता दिया। अगली न्यूज़ क्या बोलती है? नीति आयोग रोड मैप, $22.7 ट्रिलियन नीडेड चाहिए विकसित भारत बनने के लिए, और नेट जीरो 2070 को पूरा करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए। तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी है जिसको बोलते हैं, इसका टाइटल है सिनेरियोस टूवर्ड्स विकसित भारत नेट जीरो, जिसको रिलीज किया है हमारे नीति आयोग ने। जो कि नीति आयोग क्या है? गवर्नमेंट का अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, जिसने प्रोवाइड किया है एक रोड मैप फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फ्रॉम अ नॉर्मल भारत टू अ विकसित भारत एंड अ भारत विद नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है, नेट जीरो पॉलिसी के साथ 2070 और 2047 में। तो इसके लिए एक रोड मैप बताया कि कैसे ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने बोला कि ये नंबर जो है ना $22.7 ट्रिलियन ज़रूरत है अभी हमें, ठीक है। तो अभी थोड़ा पढ़ते हैं, पहले नीति आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर्मेशन डेट क्या थी, कब बना था ये? 1 जनवरी 2015 में बना था। टाइप कैसा है? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कोई पार्लियामेंट्री एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो बनाई गई है कैबिनेट रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले थी एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 1950 में बनी थी, और फिर 2014 तक बनी, और फिर हमारा 2015 तक हमारी ये वाली नीति आयोग आ गया, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है इनडायरेक्टली वो चेयरपर्सन बन जाता है नीति आयोग का, ठीक है। इसके करंट वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन के बैरी, ठीक है। और करंट सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ठीक है। और प्राइमरी रोल क्या है? पब्लिक मतलब थिंक टैंक की तरह वर्क करता है फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। बस इतना। हाँ, द प्राइस टैग जो हमने बात करी $22.7 ट्रिलियन, ये है क्या, ठीक है। द हेडलाइन फिगर्स इज द शेयर स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड, इतना चाहिए। देखो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है इंडिया को? $22.7 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट है आज से 2017 तक, अगर हम एक डीकार्बोनाइज्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर चीज़ को पूरा करने के लिए हमें एनुअल पेसिंग कितनी रखनी पड़ेगी? अपने ट्रैक पर रहने के लिए इंडिया को
$500 बिलियन एवरी ईयर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन चीज़ों में। अभी रियलिटी चेक क्या है, 2024 में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना रहा, सिर्फ $135 बिलियन। इसका मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमको क्वाड्रपल इंटू 4 करना पड़ेगा तब हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे, ठीक है, और इमीडिएटली करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मैटर में फ्रंट लोडिंग बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पहले से ही लोड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसे इन्फ्यूज़ करने पड़ेंगे, एक कैपिटल क्रिएट करनी पड़ेगी जो हमें बाद में बेनिफिट करे, ठीक है। तो यही बोल रहा है, ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही है कि हम जो है ना 2016 तक का वेट नहीं कर सकते, जहाँ पर हम थोड़ा डेवलप हो जाएंगे, विकसित भारत बन जाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होगा, हमारे ट्रांसपोर्ट वाली जो चीज़ें हैं बहुत बढ़िया होंगी, मेरी इंडस्ट्री बहुत बूमिंग कर रही होंगी। नहीं, तब तक वेट नहीं करना है भाई, आपको पहले से ही जो है ना इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर देनी है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मनी जिसमें कितनी डिमांड है, $8 ट्रिलियन मस्ट बी स्पेंड बाय 2015 इन पावर सेक्टर अलोन। सॉरी, ये टोटल बताया, पावर सेक्टर में कितना, $5 ट्रिलियन तक है, ठीक है। 8 ट्रिलियन तो करना ही करना है इमीडिएटली बाय 2050 तक, लेकिन उसमें जो है $5 ट्रिलियन सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर ही खा जाएगा, इतना हंग्री है वो, है ना। दिस अर्ली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है टू बिल्ड द रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये अर्ली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इतनी, ठीक है, फ्रंट लोडिंग करनी ही पड़ेगी, सोलर विंड ग्रिड मॉनिटाइजेशन करना ही पड़ेगा, दैट विल रिप्लेस द फॉसल फ्यूल, ठीक है। अगला, द फाइनेंसिंग गैप एंड द नीड फॉर फॉरेन कैपिटल, ठीक है। तो नीति आयोग ने परफॉर्म किया है एक रियलिटी चेक, जहाँ पर ये ये जो पर्टिकुलर मनी है $22.7 ट्रिलियन है, कहाँ से आएगा, ठीक है। और इन्होंने बोला कि एक डोमेस्टिक कैपेसिटी तो हमारी पहले से ही है, देखो, विद अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड अ डीप कैपिटल मार्केट, इंडिया जो है ना क्रेडिबिलिटी रखता है इतना कि वो $16.2 ट्रिलियन डोमेस्टिकली रेस कर पाएगा, लेकिन शॉर्ट हमें कितना चाहिए, $22.7 ट्रिलियन, ठीक है। तो बाकी का जो शॉर्टफॉल है, जो बाकी का फाइनेंसिंग गैप है $6.53 ट्रिलियन, ये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या है, इंडिया मस्ट हेविली रिलाई ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंस के थ्रू आना चाहिए ये पैसा, ठीक है। तो रिपोर्ट प्रोजेक्ट कर रही है कि द शेयर ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग या फॉरेन डेब्ट्स जो है इन इंडिया, टोटल कैपिटल नीड है कितनी राइज हो जानी चाहिए, 17 जो भी है, बाय 2017 42% हो जाएगी हम अगर ये फाइनेंसिंग गैप करेंगे थ्रू द इंटरनेशनल सोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्यों बोली गई कि भाई गवर्नमेंट बोरो क्यों नहीं कर लेती डोमेस्टिकली, है ना, ये ज़्यादा पैसे क्यों नहीं छाप लेती। देखो, ज़्यादा पैसे छापना तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ होती है ना, ज़्यादा पैसे होंगे तो क्या, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, फिर जो एक कुरकुरे का पैकेट है वो 5-5 लाख रुपए मिल रहा होगा अगर ज़्यादा पैसे छाप देंगे गलती से, है ना तो बेवकूफ़ वाली चीज़ है। लेकिन ज़्यादा बोरिंग भी तो कर सकता है गवर्नमेंट, ज़्यादा बोरिंग कर सकती है ना अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अपने डोमेस्टिक मार्केट से और ज़्यादा पैसा ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करे, नहीं कर सकती, वो ही नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ जब भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा एब्जॉर्ब करती है मार्केट से तो वो एक प्रॉब्लम जनरेट करती है जिसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। अगर सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ही सोकअप कर लेगी, लोकल बैंक्स का, मार्केट का, हमारा पैसा गवर्नमेंट ही लेके भाग जाएगी, तो भाई जो एमएसएमईज हैं, जो और कॉरपोरेट्स हैं, उनको पैसा चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा, है ना। और सेक्टर में जहाँ पर हमें डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, प्राइवेट बिजनेसेस हैं, उनको पैसा कौन देगा, मिलेगा ही नहीं, पैसा ही नहीं होगा। और अगर जितना ही पैसा होगा वो ज़्यादा भाव में मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, इंटरेस्ट रेट भी स्पाइक हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी हर्ट होगी, क्योंकि ये प्राइवेट बिजनेस हर्ट होंगे, एजुकेशन सेक्टर हर्ट होगा, हेल्थ सेक्टर हर्ट होगा, तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। इसलिए हम पूरे का पूरा डोमेस्टिकली नहीं कर सकते और हमें ये थोड़ा इंटरनेशनली करना पड़ेगा। और ज़्यादा डेप्थ, वैसे ये जो 42% बोल रहे हैं ना, ये भी बहुत गलत चीज़ है, मैक्सिमम 30% ही जो है ना एक्सटर्नल डेप्थ में होनी चाहिए, ये तो 42 तक लेके जा रहे हैं, जो कि गलत है, नॉर्मली होना नहीं चाहिए। हमें ज़्यादा हमारा जो फंडिंग है ना वो इंटरनेशनल डेप्थ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर गलती से ज़्यादा क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, तो भाई पैसा देना भारी पड़ जाता है इन लोगों का, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए, है ना। कोई नहीं, स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस चेंज, मनी जो है अलोन एक फैक्टर नहीं होता, वो इनफ नहीं है, द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट उनको भी चेंज करना है, मतलब गवर्नमेंट में कुछ क्रिटिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को भी थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को मैच करने के लिए, ठीक है। नीति आयोग ने प्रपोज किया है कुछ सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहाउलिंग्स, ठीक है, वो क्या है, वो है एक न्यू
एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने का, क्रिएशन ऑफ लो कार्बन डेवलपमेंट सेल अंडर द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो नॉर्मली क्या होता था, बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री में क्लैशेज होते हैं भाई, किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ पावर को मान लो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर को जो है ना सोलर मार्केट में पुशिंग करनी है ना, सोलर पार्क्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरी ओर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो क्लियरेंस नहीं दे रही है उन सोलर पार्क बनाने का, क्योंकि तुम फॉरेस्ट वाले एरिया में बनाने की बातें कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। दूसरा क्या हो गया, एक मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है जो पुश चाहती है ईवी के अंदर, बट दूसरी ओर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है वो बोल रही है तुम इथेनॉल पे फिक्स करो, इथेनॉल वाली चीज़ें करो, ईवी को छोड़ो। तो दोनों के बीच में हर एक का इंटरेस्ट अलग है, हर एक मिनिस्ट्री का इंटरेस्ट अलग है, उनकी चीज़ें अलग हैं, तो बहुत क्लैशेस हो जाते थे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी पॉलिसीज़ के, ठीक है, और टफ वॉर हो जाती थी इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता था प्रोग्रेस होना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। तो अभी क्या एक एपेक्स बॉडी बनाने की बात हो रही है, या ऐसा वो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहॉलिंग के लिए प्रपोजल दिया है कि एक लो कार्बन डेवलपमेंट सेल बनाया जाए जो इन सब के ऊपर है और इन सबको कोऑर्डिनेट करता रहे हर एक चीज़, ठीक है। अब हर एक के अलग अलग इंटरेस्ट नहीं होंगे, सबका एक ही इंटरेस्ट होगा जो कि है नेट जीरो 2070, ठीक है। तो एक ये करना। दूसरा क्या था, दूसरा है बजट अलाइनमेंट, ठीक है। द कंट्रीज 5-year plans and state budget should be synchronized with NDC cycles, nationally determined contribution, इंडियाज क्लाइमेट प्लेज टू यूएन। देखो एनडीसी क्या होता है, ये एक तरीके का प्रॉमिस होता है जो गवर्नमेंट करती है एट अ नेशनल ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, यूएन को बोलती है। देखो जैसा अभी क्या था ना, अभी क्या था 500 गीगावाट हम नॉन रिन्यूएबल टाइप एनर्जीज चाहते हैं, हम ऐसी कैपेसिटी बना लेंगे बाय 2030। तो ये एक तरीके का गोल है जो इन्होंने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडिया की तरफ से टू द यूएन, ठीक है। ऐसा कुछ बोला है इन्होंने जो कि हम पूरा करना पड़ता है, हमें गोल पूरे करने पड़ते हैं। हम जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बोलते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर इंडिया में लोकली बजट तो डालना चाहिए ना भाई। आपने बोला, आपने जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाके बोल दिया यूएन के अंदर कि हम जो ना ये पर्टिकुलर काम करने वाले हैं कि 500 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी क्रिएट कर देंगे बाय 2030। और जब बजट की बारी आई, जब वॉलेट असली में खोलने की बारी आई, तो आपने इसको कुछ दिया ही नहीं, है ना। तो आपने ना इन्वायरमेंट को कुछ पैसा दिया, ना इनके डेवलपमेंट को कोई पैसा अलॉट किया। तो आप तो बस बातें करके आ गए, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, तो वो सिंक्रनाइज नहीं रहा। फिर स्टेट का बजट और सेंट्रल का बजट, वो 5 ईयर जो प्लान होता है, जो एनडीसी में जो 5 ईयर प्लान होता है, उसके लिए कुछ उसमें सिंक्रनाइजेशन ही नहीं है। तो वो दिक्कत थी, ऐसा होता था। तो अभी क्या है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर एक ये जो एस्पिरेशनल गोल है इसको अगर फिजिकल मैंडेट में कन्वर्ट कर दें और इसके लिए पर्टिकुलर चीज़ों को एक बजट, अच्छा खासा बजट से इन चीज़ों के लिए ही डाला जाए, तो ही तो ये चीज़ें पूरी हो पाएंगी। तो पहले ये चीज़ें पूरी कर लो। तो नीति आयोग ये बोलता है कि बजट अलाइनमेंट तो करो एटलीस्ट पहले, ठीक है। दूसरी ओर क्या है, स्टैंडिंग डिलीवरी सिस्टम। अभी स्टैंडिंग डिलीवरी सिस्टम क्या है, मूविंग फ्रॉम एड हॉक पॉलिसीज जो कि चेंज होती रहती हैं बार बार, तो इसको हटा देता हूँ। एड हॉक पॉलिसी जो कि बार बार चेंज होती रहती हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं, मिनिस्ट्री के साथ बदलती रहती हैं, ऑफिसर के साथ बदलती रहती हैं, गवर्नमेंट के साथ बदलती रहती है, उससे एक परमानेंट इंडिपेंडेंट सिस्टम में जाना चाहिए जो एसेस करे प्रोग्रेस को बार बार और रेगुलेट करे सेक्टर को। देखो पहले क्या होता था, ये जो स्टैंडिंग डिलीवरी सिस्टम है ना, ये एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, वॉच डॉग की तरह काम करता है। तो पहले क्या होता था, पहले प्रॉब्लम ये थी पॉलिसी अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इंडिया को मान लो, इंडिया को कोई ग्रीन पॉलिसी है इंडिया की, जिसमें जो है ना ईवीज पे टू व्हीलर ईवीज पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वर्क कर रहे हैं, उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो पहले ईयर तो प्रोवाइड करेगी, अगले ईयर सडनली उसे कोई बजट ही नहीं दिया गया, उसको या तो रिड्यूस कर दिया या उसको बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि हम जो बाकी 6.9 समथिंग का जो ट्रिलियन डॉलर का जो गैप है हम फिल करेंगे थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, वो तो नहीं हो पाएगी ना। क्यों नहीं हो पाएगी, जो वहाँ के इन्वेस्टर तो डरे रहेंगे, वो बोलेंगे यार ये तो हर दिन अपनी पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं, अभी किसी दिन कुछ और पॉलिसी कर दी तो हमारे लिए जो है कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा, हमारा जो काम है वो ही नहीं हो पाएगा, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो वो इन्वेस्टमेंट करने से ही डरते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए और इंस्टीट्यूट मतलब एक वॉच डॉग क्रिएट किया जाए, जैसे कि सेबी, एक तरीके से सेबी है, आरबीआई है, एक रेगुलेटर बनाया जाए अलग से। वो क्या करेगा, वो एक क्लियर थॉट प्रोसेस बनाएगा, एक लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करेगा, रूल बनाएगा उसके ऊपर, और ऐसे बनाएगा कि कोई इलेक्शन और बजट के अकॉर्डिंग वो चेंज ना हो भाई, वो तो कांस्टेंट रहे। या एसेस करेगा इंडिपेंडेंटली, हर एक चीज़ देखते रहेगा कि जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्चुअली
रिड्यूस कर भी रहे हैं एमिशन को, कार्बन एमिशन को, या बस नंबर में चेंज कर रहे हैं, नंबर फजिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर ये भी देखेगा कि भाई जो प्लान है वो कंटिन्यू बना रहे, जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सर्वाइव करें, इवन अगर कोई ऑफिसर है वो चेंज हो जाए उसके बाद भी वो सर्वाइव करें। तो ऐसी कोई स्टैंडिंग डिलीवरी सिस्टम बनाना चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रपोजल दिए गए नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डेलिकेट बैलेंस एक्ट। तो रिपोर्ट जो है, द रिपोर्ट नोट दैट अचीविंग विकसित भारत, यहाँ पर हम एक हाई ग्रोथ डेवलप इकोनॉमी बनना चाहते हैं, यहाँ पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें कोयले की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कोल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई हमारा ये फ्रंट नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सब कुछ चला लें, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी एक है, आगे आएगा, उस पर हम ये बात करेंगे कि क्यों सोलर पावर थोड़ी नहीं है, मतलब अभी लोग बहुत बहुत बेकार तरीके से अभी काम कर रहे हैं, है ना, उसका इतना स्कोप नहीं दिख रहा है, लेकिन कोल का तो स्कोप पहले से ही है बहुत ज़्यादा। तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो जो विकसित भारत है उसका जो गोल है वो संग में नेट जीरो के साथ अचीव करना बहुत मुश्किल है। वही कोल वाली बात आ गई कि कोल तो हमें जलाना पड़ेगा इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, और फिर वो नेट जीरो कैसे रहा तो वो यही है। तो रिक्वायर मैसिव एनर्जीज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स। बट नेट जीरो क्या बोलता है कि भाई क्लीन एनर्जी को यूज़ करो। हम क्लीन एनर्जी की जो डिमांड, क्लीन एनर्जी जो हमारी मेन डिमांड है वो क्लीन एनर्जी से पूरी कर ही नहीं सकते अभी, ठीक है। तो इसलिए दिक्कतें हैं अभी। ये बोला गया एक डेलिकेट बैलेंस एक्ट बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू ही हम कर सकते हैं चीज़ों को। एक फ्रेमवर्क चाहिए अच्छा खासा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना वो सारी इसके फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में है। टेबल को डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री वॉच इकोनॉमिक की इकोनॉमिक एनर्जी एंड गवर्नेंस अपडेट। तो यहाँ पर ही हम उस चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो पार्लियामेंट में कुछ अपडेट्स दिए गए अभी। वो अपडेट क्या थे, बैंकिंग सेक्टर हेल्थ, हिस्टोरिक लो इन बैड लोन्स। देखो ये चीज़ हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसको तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँगा। भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने ये रिपोर्ट किया कि जो हमारा GNPA है फॉर स्केड्यूल कमर्शियल बैंक वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली ड्रॉप हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2.15% रहा एज ऑफ सितंबर 2025, जो कि अच्छी बात है। हमें पता है NPA क्या होता है। NPA एक बैड लोन होता है। एक स्टैंडर्ड लोन से 90 दिन के बाद अगर 90 दिन तक कोई पेमेंट ना मिले, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल पेमेंट ना मिले या इंटरेस्ट पेमेंट ना मिले, तो उस लोन को बोल देते हैं बैड लोन। वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब मनी अ बैंक लेंट आउट बट वो वापस नहीं पे हो पा रहा है, तो उसको NPA बोलते हैं। हम बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा। तो रेशियो ऑफ 2.15% ऑफ एक्सट्रीमली, ये जो रेशियो बहुत हेल्दी है, अच्छी से दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे 97% ऑफ लोन जो है वो सर्विस हो रहे हैं करेक्टली, मतलब उसका पेमेंट बैंक को कंटिन्यूस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात। इसमें इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई, राइट ऑफ कितने किए, ठीक है, स्लिपेज रेशियो कैसा था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेंड, दिस इज नॉट अ सडन चेंज। ये जो 2.15% है सडन चेंज नहीं है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डिक्लाइन ओवर द लास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो मतलब कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है ये हमारा NPA, जो कि बहुत अच्छी बात है। GNPA डिक्लाइन होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। द इम्पैक्ट, व्हेन बैंक्स हैव फ्यूअर बैड लोन्स, अगर बैंक के कुछ कम ही बैड लोन्स होते हैं तो बैंक को बहुत कम अपनी अपनी जो कैपिटल होती है उसमें से असाइड रखनी पड़ती है एज अ प्रोविजन, ठीक है। हमने पढ़ा प्रोविजनिंग, सेफ्टी बफर फॉर पोटेंशियल लॉस। तो दिस डायरेक्टली बूस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वो जो पहले पैसा साइड में रखना पड़ता था, अब उनकी मेन कैपिटल में आएगा। जब उनकी मेन कैपिटल में आएगा तो उसको वो और लेंड कर पाएंगे, अलाउ देम टू लेंड मोर फ्रीली, है ना, सपोर्टिंग ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और प्रॉफिट मिल रहेंगे हमारे बैंक्स, ठीक है। तो ये डाटा शेयर किया गया। दूसरी जगह डाटा शेयर किया गया एनर्जी के ऊपर, द पुश फॉर द थर्मल पावर। देखो यहीं पे बात आ गई, भाई हमें थर्मल की ज़रूरत है, ठीक है। थर्मल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर मिनिस्ट्री ने ये एस्टिमेट कर रखा है बाई 2034-35 इंडिया विल नीड अ थर्मल टोटल थर्मल पावर कैपेसिटी ऑफ 307 गीगावाट, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिस्पाइट द ग्लोबल पुश। तो यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्रीज हैं ये एक्सेप्ट कर रही है कि भाई जो हमारा प्योर आइडियलिज्म है ना रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, वो बहुत डिफरेंट है। माना कि वर्ल्ड और इंडिया सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करती रहती है, लेकिन भाई ब्लैक गोल्ड जो कोल होता है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट, अभी हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है वो,
ठीक है। अगर हम उसको नहीं यूज़ करेंगे तो भाई हमें अपनी डार्कनेस में जीना पड़ेगा ज़िंदगी को, है ना, अभी आजकल की ज़िंदगी को। तो जब तक हम ये इन चीज़ों को, रिन्यूएबल एनर्जी को ऐसा कांस्टेंट ज़रिया नहीं बना लेते, तब तक हमें कोल पे ही रिलाय करना पड़ेगा। और कोल के लिए रिलाय करने के लिए, क्योंकि आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है एनर्जी की, तो हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी भी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट कितने की है? 307 गीगावाट की है। तो इसलिए डिस्पाइट कि हम ये सब चीज़ें समझते हैं, हमें समझ आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया तब भी एक्नॉलेज करता है कि उसको कंटिन्यू रिलाय होना पड़ेगा कोल पे, लिग्नाइट्स पे, फॉर बेस लोड पावर। बेस लोड पावर वो एक लोएस्ट पावर होती है, इसको फर्म पावर बोलते हैं, जहाँ पर ये पर्टिकुलर पावर चाहिए ही होती है ग्रिड के अंदर। अगर ये नहीं हो तो ग्रिड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, आप कुछ भी अप्लायंस नहीं चला सकते सही तरीके से, है ना। तो ये इसको बोलते हैं बेस लोड पावर, ठीक है। The government plan to set up additional 97 gigawatt of coal lignite capacity to meet the future demand। अभी करंट प्रोग्रेस में क्या चल रहा है, 17.4 गीगावाट जो है एडेड है अप्रैल 2023 से और बिटवीन द जनवरी 2026 तक। 39.5 गीगावाट इज करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। लेकिन अभी एक बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसको बोलते हैं एनर्जी ट्रायलेमा। तो एक बार एनर्जी ट्रायलेमा क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो ट्रायलेमा है मतलब तीन चीज़ें आ रही हैं, एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है, हमेशा, और हर एक छोर पे एक चीज़ होगी, मतलब हर एक वर्टिसेस पे एक चीज़ होगी। जैसे एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, रिलायबल एनर्जी, ठीक है। दूसरी छोर पे बैठा है, वर्टेक्स पे बैठा है एनर्जी इक्विटी। एनर्जी इक्विटी का मतलब क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी। तीसरी छोर पे बैठा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट गोल जो है। देखो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। यही इस अगर हमें अचीव करना है तो हमें एक पर्टिकुलर बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें एनवायरमेंटल गोल देखना है, ये सब चीज़ें देखनी है, तो रिलायबल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ थर्मल से आती है, जिसमें हमें कोल जलाना पड़ेगा। और हम कोल जलाएंगे तो ये एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट गोल है वो तो धरे के धरे रह जाएंगे ना। और हम एनर्जी सिक्योरिटी और संग में एनर्जी इक्विटी की बात करें, अफोर्डेबिलिटी की बात करें, तो ये सब चीज़ें धीरे की धीरे रह जाएंगी। लेकिन अगर हम एनर्जी इक्विटी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो भाई कोई रिलायबल पावर ऐसी है ही नहीं। ना सोलर पावर है जो हमें ये पावर दे सकती है, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होती है, बहुत ज़्यादा वो फ्लक्चुएट होती है। वहाँ पर आपको एक अलग से पावर रखनी पड़ती है, मतलब स्टोर करके रखनी पड़ती है एज अ इन द फॉर्म ऑफ बेस, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज हाउसेस बनाने पड़ते हैं, सिस्टम बनाना पड़ता है उसके लिए, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो फिर अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अभी आप एक चीज़ को पूरा करने जाते हो तो दो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ऐसा है यहाँ पे। तो इसको एक ट्रायलेमा बोला है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो वही सेम चीज़ है मैंने आपको बताई, वो फेस के फॉर्म में यहाँ पर दिखा रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगली क्या चीज़ थी, पार्लियामेंट्री वॉच में क्या बताया, द डबल करेंसी डायनामिक के ऊपर बात हुई, द डबल एज सोर्ड फॉर अ वीक रूपी, ठीक है। द रूपी हैज़ डेप्रिशिएटेड और लॉस्ट वैल्यू अगेंस्ट द यूएस डॉलर, जो कि हुआ, हमने देखा है ना, अभी 90 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। तो सिल्वर लाइनिंग ये है, जब भी जो है ना हमारा डेप्रिशिएशन होता है करेंसी का, हमारी करेंसी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू अनदर करेंसीज, तो उसमें फ़ायदा होता है किसका, एक्सपोर्टर्स का। लेकिन इंपोर्टर्स का थोड़ा नुकसान होता है, मतलब अगर हमें ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करने हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है तो वो हमारे लिए चीपर होगा, हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर बात हो रही होती है, नीर के ऊपर बात हो रही होती है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिर रीर के ऊपर बात हो रही होती है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। पूरा अलग कॉन्सेप्ट आता है। ये तो होता है एक्सचेंज रेट, ये दोनों होते हैं एक इंडेक्स, ये इंडेक्स होता है। मैंने इसके ऊपर भी बात करी है, न्यूज़पेपर में हमने एनालिसिस किया था ना, तो हमने नीर रीर और इसको भी नॉमिनल इफेक्टिव रेट बोलते हैं, इसके ऊपर भी बात करी है, ठीक है। तो अगर अब मुझे ये नहीं पता कि यार कौन सी वाली वीडियो में बात करी है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हो गई तो मुझे खुद को नहीं पता करिए, लेकिन किसी में करिए। अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो आपको पता ही है NER क्या है, नीर क्या है, रीर क्या है। तो अभी नीर और रीर जो है ना बहुत नीचे गिरा पड़ा है, मतलब डेप्रिसिएशन आ रखा है। तो इसमें क्या होता है, जब नीर और रीर गिरता है तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है और इम्पोर्टर्स को नुकसान होता है, ठीक है। अब वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से पढ़ाया है, एग्जाम्पल लेके बताया है हमने, कितना लगभग 30 मिनट उसमें लगाए हैं अच्छे खासे। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वो मुझे पता नहीं कौन सी है, मैं ढूंढ के या तो
बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन वाले में। तो ठीक है, आगे क्लैरिफिकेशन और गोल्ड, क्लैरिफिकेशन भी दिया गोल्ड का, जो गोल्ड के जो प्राइजेस हाइक हो रखे हैं ना, वो सिर्फ वो जो है ना हमारे रुपये के वीक होने की वजह से नहीं है भाई, वो ग्लोबल कमोडिटी ट्रेंड की वजह से हैं, मतलब क्योंकि जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहे हैं, ठीक है, वॉर हो रखी हैं, ट्रेड टेंशन बढ़े हुए हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रखे हैं, क्योंकि लोग जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा खींच के एक सेफ हेवन में लगाना चाहते हैं, तो गोल्ड में और सिल्वर में लगा रहे हैं, तो इसलिए उनके प्राइसेस अपने आप बढ़ रहे हैं, ग्लोबल कमोडिटी ट्रेंड है। यहाँ पर एमपीसी के अंदर इसके बारे में भी बात हुई थी, है ना, अलग से पूरी की पूरी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ क्या है, देखो ये थोड़ी मस्त चीज़ है, तो बात करेंगे थोड़ा सा। द गवर्नमेंट असर्ट दैट इंडिया को जो एक्सटर्नल डेप्ट है, मनी जो उन्होंने बोरो किया है फॉरेन लेंडर से, वो सस्टेनेबल है, क्योंकि अच्छी चीज़ है। ये एक्सटर्नल डेप्ट क्या होता है, जो भी कोई कंट्री ओ करती है, ओ करती है टू द फॉरेन लेंडर्स, उसमें कौन से लोन आते हैं, वर्ल्ड बैंक से आपने लोन लिया हो, आईएमएफ से लोन लिया हो, एडीबी बैंक से लोन लिया हो, किसी भी बैंक से लोन लिया हो, वो आते हैं इसके अंदर, वो डेप्ट बन जाता है एक्सटर्नल डेप्ट। या आपने आपकी कंपनियों ने, आपकी खुद की इंडियन कॉर्पोरेट्स ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू जो है लोन लिया हो, वो भी इसमें आता है, ठीक है। या आपके बैंक के अंदर एनआरआई के कुछ मनी रखे हो, वो भी एक तरीके की डेप्ट है, वो भी एक्सटर्नल डेप्ट है। तो वो सारा डेप्ट जो है ये सस्टेनेबल है इंडिया के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इन डेप्ट से, ठीक है। मतलब अगर हम पे करने गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी इंडिया को। लेकिन अगर यही चीज़, ये जो ये एक्सटर्नल डेप्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इतना हो जाए कि हम सर्विस ही ना कर पाएँ, तो हमें, मैं आपको बताया था ना, मैंने आपको ये बताया था कि हम ज़्यादा जो है ना एक्सटर्नल डेप्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर कभी भी हमारी इकोनॉमी क्रैश होती है, या हमारा जो रुपी है वो वीक होने लग जाता है, तो हमें जब ये सर्विस पे करना होगा, मतलब डेप्ट सर्विसिंग करनी होगी, तो भाई वो हो ही नहीं पाएगी, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी कि हम डेप्ट सर्विसिंग कर ही नहीं पाएंगे, उसको बहुत हार्ड हो जाएगा ये पैसे चुकाना। तो इसलिए अभी ये सस्टेनेबल है, तो गुड, अच्छी बात है, ठीक है। और मैट्रिक्स के बारे में बात करी गई एज ऑफ सितंबर 2025 की बात करी गई। ये सारा का सारा डाटा पता है कहाँ से उठाया इन्होंने? एफएसआर से, ठीक है। एफएसआर में ये डाटा दे रखा है, डेप्ट सर्विसिंग सर्विस रेशियो कितना है, 6% है। देखो डेप्ट सर्विसिंग रेशियो क्या होता है, ये इसको एक तरीके बोलते हैं ईएमआई टू सैलरी। मतलब मेरा कितना इंडिया का एक्सपोर्ट अर्निंग जो है सिर्फ और सिर्फ डेप्ट सर्विसिंग करने में चला जाता है, पेमेंट करने में, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेन लोन्स को पे करने में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोले 6%, इसका मतलब 100 रुपये अगर कमाए तो उसमें से 6 रुपये सिर्फ सर्विसिंग के लिए जाता है, बाकी के बचे 94 रुपीज़ आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हो, वापस पैसा डाल सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, इसीलिए दिस इज यूजफुल मनी, दिस इज़ अ यूजफुल मनी एंड दिस इज अ डेड मनी हमारे लिए, है ना, वो तो सर्विसिंग में चला गया। तो क्या अच्छी बात है ना, 6% होना बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत सारा पैसा है अभी हमारे पास जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये कहाँ से ड्रॉप हुआ, 6.6 से ड्रॉप हुआ 6 पे, ठीक है। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो ये क्या बताता है, ये साइज बताता है हमारा डेप्ट का, कि हमारा डेप्ट कितना है एज कम्पेयर टू हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी, हमारी नॉमिनल जीडीपी से, ठीक है। वो है 19.2। मैंने आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के ऊपर ही बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है, वो भी उसी न्यूज़ में बताया था मेरे ख्याल से। इसका भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि बताने जाऊँगा पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो डेप्ट टू जीडीपी जो द साइज ऑफ डेप्ट, कितना साइज है हमारे डेप्ट का एज कम्पेयर टू द एंटायर इकोनॉमी, वो भी थोड़ा अच्छा है, 19.2 है, ठीक है। ये भी 19.2 रहे तो सही है, ज़्यादा बढ़ेगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरी जगह फॉरेक्स कवर 93.8% है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। ये बता रहा है कि अगर मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो, जहाँ पर सारे के सारे फॉरेन लेंडर्स एक साथ आके पैसा मांगने लग जाए, भाई पैसा दो हमारा, वापस मांगे, तो इंडिया के पास 93.8% ऑफ द एंटायर नेशनल डेप्ट चुकाने की कैपेबिलिटी है, इंस्टेंटली एकदम चुका देगी। इतना पैसा रखा हुआ है हमारे फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व में कि हम 98.3% ऑफ नेशनल डेप्ट को एकदम क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो कुछ की एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स देखे गए, वो शेयर किए गए। PMKVY, जहाँ पर अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल के थ्रू, जहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट स्कीम अप टू 2022 में कुछ प्रॉब्लम्स पाए गए, कुछ डेविएशन पाया गया, 10,000 करोड़ रुपये का घपला पाया गया इंडायरेक्टली, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, टाइटनिंग करेंगे वहाँ पर, ऐसी फालतू बातें आगे बढ़ेंगे, ये तो फालतू बातें हैं, तुम ही लूटो और तुम ही सब कुछ कर दो, बहुत बढ़िया। GST कंपनसेशन, द सेंटर हैज़ क्लियर्ड इट्स ड्यूज टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है।
regarding GST compensation for 2017 and 2022 period. This resolves a long-standing friction between central and state. Only अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर आर पेंडिंग फाइनल रिकन्सिलेशन. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है. इसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, कभी टाइम मिलेगा ना, मतलब कोई ऐसी न्यूज़ आएगी अलग से जीएसटी के ऊपर और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर. हाँ, वैसे एक 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है ना, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, है ना. तो अगर मैं एक बार मैं अच्छे से बना लेता हूँ उसका पूरे का पूरा पीडीएफ, फिर मैं उसके ऊपर भी एक सेशन लूँगा. यहाँ पर हम ये स्टेट के ऊपर बात करेंगे पूरा, है ना. स्टेट और यूनियन स्टेट्स और अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कैसे पैसा डिवॉल्यूट करती हैं. वैसे 41% करती हैं नॉर्मली, बात करेंगे. ठीक है, वो बात की बात है. तो ठीक है, अगली न्यूज़ पे बात करते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट स्टॉल्ड. 43.9 गीगावाट की कैपेसिटी जो है वो रिस्क पे है अभी. तो सेंटर जो है प्रेशराइज कर रही है स्टेट्स को कि भाई कुछ करो. ठीक है, तो आर्टिकल इन चीज़ों के ऊपर बात करता है, क्रिटिकल बॉटलनेक के ऊपर बात कर रहा है. इंडिया पुश करना चाहता है टुवर्ड्स इस 2030 रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, उसका टारगेट. बट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कि तुम भाई कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्टॉल हो रखे हैं 43.9 गीगावाट की कैपेसिटी के, आगे बढ़ाओ पे, इसको कुछ करो. इसमें तुम तो इसको स्टॉल करके बैठे हो. ठीक है, या तो तुम इसको कुछ करो, नहीं तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं. तो इसके ऊपर ही एक न्यूज़ है, वह पढ़ लेते हैं. कोर प्रॉब्लम क्या है, ये जो कैपेसिटी है ना, सिर्फ पेपर कैपेसिटी अभी पेपर पे ही हुई है. एक मैसिव बैकलॉग है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का जो एग्जिस्ट करता है ऑन पेपर बट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड. क्यों नहीं हो सकता? जो 43.9 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो अवार्ड तो कर दी गई है, डेवलपर्स को दे दी गई है कि भाई इतनी कैपेसिटी को आप बना के दो, आप बिल्ड करके दो. ठीक है, लेकिन वो बिल्ड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ लैक साइंड पावर सेल एग्रीमेंट. क्योंकि अभी जो हमारे स्टेट के डिस्कॉम्स है ना, उन्होंने पावर सेल एग्रीमेंट को साइन ही नहीं किया है. और जब तक ये लोग पावर सेल एग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे तो ये जो डेवलपर्स हैं ये बना ही नहीं सकते. विदाउट दिस पीएसए पावर सेल एग्रीमेंट कोई डेवलपर जो है उसको कोई सिक्योर फाइनेंसिंग मिलेगी ही नहीं, तो वो अपना कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये जो एग्रीमेंट है अभी साइन ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 43.9 गीगावाट की कैपेसिटी जो है वो बस ऐसी पड़ी हुई है, स्टॉल्ड है. हमने पेपर पे दिखा तो दिया है कि हमने अवार्ड दे दिया है, हमने बिडिंग दे दी है लोगों को मिल चुका है इतनी कैपेसिटी, लेकिन लोग आगे काम ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टेट डिस्कॉम्स ने पावर सेल एग्रीमेंट ही साइन नहीं किया है. उसके पीछे इनका भी रीज़न है क्यों नहीं किया इन्होंने, और गवर्नमेंट भी प्रेशराइज कर रही है उस चीज़ के लिए. तो अभी देखते हैं आगे. तो कुछ की टर्म्स को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर ये न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ आएंगी. एक होती है आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स को थोड़ा ऑबलाइज करती है कि भाई तुम देखो एटलीस्ट कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज जो है आप रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदोगे. ठीक है, तो गवर्नमेंट मैंडेट कर रही है डिस्कॉम्स को, स्टेट डिस्कॉम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कि वो बाय करें मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज. सेंटर बार बार पॉइंट आउट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट आउट कर रही है कि भाई तुम फेल क्यों हो रही है इस चीज़ को मीट करने से, करो इसको. मतलब डांट रही है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट डिस्कॉम्स को. ठीक है, दूसरी ओर डिस्कॉम्स क्या होते हैं, ये आरपीओ का आपको समझ आ गया होगा क्या है. डिस्कॉम्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये मेन बायर है, मतलब ये समझ लो ये मेन कंज्यूमर है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के मेन कंज्यूमर होते हैं ये लोग. ये असलियत में बाय करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जनरेटर्स और फिर हमें सेल करते हैं, कंज्यूमर्स को सेल करते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्टेट ओन्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो डिस्कॉम्स हैं ये लॉस में होती हैं, ये ब्रोक होती हैं. ठीक है, बहुत दिक्कतों में रहती हैं ये, क्योंकि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या करती है, भाई फ्री में बांटो, फ्री में बांटो. जो है जो हमारी ये गांव की जनता है इनको फ्री में दो सब कुछ. तो क्योंकि इनको वोट बैंक अपनी तरफ खींचना होता है. ठीक है, इसके लिए फ्री में बांटती हैं चीज़ें. अभी फ्री में बांटती हैं तो इसका जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो किसकी तरफ जाता है, सब डिस्कॉम्स को संभालना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को ओन करना पड़ता है वो चीज़ें, है ना. और स्टेट गवर्नमेंट लॉस में रहती है इसकी वजह से. स्टेट गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो लॉस में रहती है. हमने इसके ऊपर भी किसी एक न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से बात करी, जहाँ पर हमने एक रूल के ऊपर बात करी थी कि भाई ये जो ना हॉल्ट दे देती हैं. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को हॉल्ट दे देती हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बोलती है देखो ये जो तुम्हें लॉस हुआ है ना, जो तुम्हें लॉस है ये तुम्हें अगले साल हम इसको फिल कर देंगे. ठीक है, और ऐसे अगले साल करते रहती है स्टेट गवर्नमेंट इन डिस्कॉम के साथ. ठीक है, और फिर इनको पैसा मिलता भी नहीं इन द एंड, तो इन द एंड ये बहुत ब्रोक रहती है. हमने इसके ऊपर अच्छे से बात करी थी. ठीक है, तो डिस्कॉम्स के बारे में देख लिया कि डिस्कॉम क्या करती है. डिस्कॉम मेन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बाय करती है और फिर हमको कंज्यूमर को देती है. ठीक है,
तो ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं डिस्कॉम्स। REIA रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इंटरमीडिएटरीज हैं, जैसे कि SECI जैसे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और NTPC। ये जो ना ऑक्शन रन करती हैं जहाँ पर ये डेवलपर्स को पिक करती हैं और उनको ट्राई करती हैं कि भाई आप ये ट्राई टू सेल द पावर टू द डिस्कॉम। ठीक है, तो देखो जो जनरेटर है, जनरेटर जो पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो असली में डेवलपर है, इनडायरेक्टली डेवलपर बोल दो, ठीक है, वो जो है वो जो पर्टिकुलर चीज़ है, डेवलपर जो है, जो जनरेटर जो है, ये डायरेक्टली ब्रोक नहीं, डिस्कॉम के साथ डील नहीं करता है, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है डिस्कॉम पे कि ये पैसा पे कर दें इनको जनरेटर्स को। तो इनके बीच में आती है ये REIA। ठीक है, तो ये REI हैंडशेक करती है जनरेटर के साथ, ठीक है, जो भी डेवलपर्स हैं, कि भाई देखो जनरेटर तुम हमें इलेक्ट्रिसिटी बेचो 2 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, ये इनके साथ एक डील कर लिया। अभी REIA पे भरोसा करती है जनरेटर्स हमारे। ठीक है, दूसरी ओर ये इधर भी एक पैक्ट साइन करती हैं। देखो हमने ये REIA बोलता है हमने 2 रुपये में खरीदी है जनरेटर से, ठीक है, अभी तुम्हें हम बेचेंगे 2.5 रुपीज़ में, थोड़ा बेनिफिट हमें भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये डबल हैंडशेक होता है, डबल हैंडशेक बोलते हैं इसको। ठीक है, डबल हैंडशेक किया, यहाँ पर भी हैंडशेक किया, यहाँ पर भी हैंडशेक किया, तो ऐसे करके होती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो ट्रांजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं PPA, पावर परचेज एग्रीमेंट। यहाँ पर परचेज किया गया पावर, ठीक है, और इधर होता है PSA से पावर को सेल किया गया, पावर सेल किया, PSA। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं PPA, ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं PSA। ये वाली हैंड शेकिंग जो होती है इसको बोलते हैं PPA, ये वाली हैंड शेकिंग को बोलते हैं PSA। ठीक है, वो अगला ही है इसलिए मैं बता रहा था। जो PPA होता है वहाँ पर डेवलपर से पावर खरीदती है हमारी इंटरमीडिएटरीज REIA। ठीक है, और फिर एक परचेज सेल एग्रीमेंट करती हैं टू द स्टेट डिस्कॉम्स। ठीक है, क्योंकि ये जो जनरेटर्स हैं इन पर भरोसा नहीं करते कि पेमेंट कर, क्योंकि ब्रोक रहती हैं आए टाइम ये दिक्कत रहती है इनके साथ। द करंट बोटल नेक यही है, PSA ही बोटल नेक है। ये लोग खरीद ही नहीं रहे इलेक्ट्रिसिटी, ये खरीद ही नहीं रहे। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली पार्ट है ना वो खरीद ही रहे और इनको जो इनको पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस हैं, RPO की ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं कर रहे। उसके पीछे इन्होंने क्या रीजनिंग दी है, स्टेट डिस्कॉम्स क्या बोल रही है, स्टेट्स क्यों हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि जो वो एनर्जी खरीदने की बात कर रहे हैं ना वो उनकी पावर ऑफ प्रोफाइल ऑफ द पावर्स पे मैच नहीं करता। मतलब जो प्लेन सोलर एनर्जी है ना, वो पावर जो है ना सिर्फ सोलर के टाइम पे, जब मतलब सुबह दोपहर हो रही होगी ना, जब सन शाइन कर रहा होगा, तभी आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब अरेंज कर सकते हो। लेकिन जो डिस्कॉम्स है उनको इलेक्ट्रिसिटी कब चाहिए भाई, इवनिंग में, पीक आवर्स पे चाहिए, जब घर पे लोग आ जाते हैं, AC और लाइटें चलाते हैं, यूज़ करते हैं। बट सोलर एनर्जी तो तब स्टॉप कर देती है जनरेटिंग एट पर्टिकुलर सनसेट। तो बाइंग दिस प्लेन सोलर एनर्जी ये तो बेकार है ना इनके लिए भाई। इनको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ रहा है ये सोलर एनर्जी खरीदने के लिए, और फिर अपनी डिमांड पूरी करने के लिए एक्सपेंसिव कोल और गैस को का भी पैसा पे करना पड़ रहा है इवनिंग में। तो ये तो बेकार चीज़ है ना। तो वही चीज़ वो बोला है इन्होंने। द एवोल्यूशन ऑफ बिट, द मार्केट इज रियलाइजिंग दैट सिंपली एडिंग मोर सोलर पावर ये ज़रूरी, ये इनफ नहीं है। अब इसके साथ कुछ स्टोरेज यूनिट भी लगानी पड़ेंगी, तभी जाके ये लोग खरीदेंगे, नहीं तो खरीदेंगे ही नहीं है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी बनानी पड़ेंगी जो इवनिंग के टाइम पे भी काम करे। मतलब आप सोलर एनर्जी सुबह सुबह मॉर्निंग तक, मॉर्निंग और आफ्टरनून में आप उसको जनरेट करो और फिर बैस के अंदर सेव करो और फिर इवनिंग में वो डिमांड पूरी करो, तभी ये लोग खरीदेंगे, नहीं तो ये खरीदेंगे नहीं। इसलिए PSA अटका हुआ है, और PSA अटका हुआ है तो डेवलपर्स कुछ बना नहीं रहे, क्योंकि जब PSA ही नहीं साइन हो रहा तो फिर नई चीज़ बना के करेंगे क्या, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बना तो देंगे, बिकेगी नहीं तो क्या करेंगे। तो इसलिए दिक्कत है। अभी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, 2 तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर रहा है। नेगोशिएशन करना चाहते हैं या तो अल्टीमेटम दे रहा है सीधे। नेगोशिएशन क्या है, करंट लैगर्ड्स। तो इसमें क्या मिनिस्ट्री बोल रही है कि मिनिस्ट्री जो है 15 अलग स्टेट से बात कर रही है क्योंकि वो RPO में शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई डांट रही है यहाँ पर, भाई तुम खरीदो ना यार, तुम्हें ऑब्लिगेशन है ना RPO के थ्रू कि तुम्हें एटलीस्ट 25% तो बाय करना पड़ेगा, है ना, तुम खरीदो जाके। सेंटर बोल रही है इन स्टेट को, यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू बाय मोर ग्रीन एनर्जी RPO के थ्रू। और हमारे पास पड़ी हुई हैं 43.9 ऐसी स्टॉल में पड़ी हुई हैं, बाय करो यार, साइन करो डील। ठीक है, एक तो नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रही है और दूसरी जगह थ्रेट दे रही हैं कि अगर तुमने नहीं किया तो भाई हम ये जो आपको अवार्ड्स दिए ना, वो सब कुछ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट घूम रहे हैं उसको बंद कर देंगे। तो बस उन चीज़ों की बात, धमकियाँ मिल रही हैं। ठीक है, द पाथ
द पाथ फॉरवर्ड स्टोरेज एंड कस्टमाइजेशन। मैंने जो बताया ना, सोलर पावर जो है बहुत फ्लक्चुएट करती है, लोड प्रोफाइल्स को नहीं पूरा कर पाती है, तो अब ऐसे लोड प्रोफाइल को पूरा करते हुए कुछ नई चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, प्लस एक बेस्ट एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा जो जो सुबह सुबह और दोपहर में तो एनर्जी जनरेट करेगा, और फिर रात में या शाम को वो पैसा मतलब सारी की सारी एनर्जी देगा इन द सिस्टम, इन द ग्रिड, जो कि अट्रैक्टिव होंगी टू द स्टेट्स। तो फिर डिस्कॉम खरीदना स्टार्ट कर देंगी। बस ये न्यूज़ थी। ठीक है, अगली न्यूज़ है, ये थोड़ी मज़ेदार न्यूज़ थी कि जापान ने रीस्टार्ट किया है कशिवाज़ाकी करीवा, अ टर्निंग पॉइंट इन पोस्ट फुकुशिमा न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इसको देखो, ये अब जो दो न्यूज़ है ना, वो पढ़ने वाली है, पढ़ के ख़त्म कर देंगे बस। ठीक है, ज़्यादा समझने वाली नहीं है जिसमें दिमाग लगाना हो। तो अभी क्या है, इन्होंने जो ना ये कशिवाज़ाकी एक पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उसको चालू किया है। ठीक है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है बाय द कैपेसिटी। ठीक है, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मार्क है जहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पॉलिसी शिफ्ट किया गया है फॉर द कंट्री। और ये पहली बार है कि जो ऑपरेटर टैपको है, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, उसने ब्रॉड बैक किया, मतलब वापस चालू किया है एक रिएक्टर को ऑनलाइन लेके आए हैं, बिकॉज पहले एक फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, जिसके बाद से बहुत सारे जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको बंद कर दिया गया था जापान में। ये फुकुशिमा में क्या हुआ था, यहाँ पर एक मेल्टडाउन हो गया था न्यूक्लियर रिएक्टर। भाई पहले 9 मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक आया। ठीक है, उसके बाद जो है सुनामी आ गई, और फिर हाइड्रोजन एक्सप्लोड होने की वजह से जो सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी थी वो रिलीज़ हो गई एनवायरनमेंट में। तो इसकी वजह से इनको क्लोज करना पड़े बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। उसी में से जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको चालू किया गया, ब्रॉड बैक अ रिएक्टर बैक ऑनलाइन सिंस द 2011 में, जो 11 मार्च 2011 में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था। ठीक है, आ सेकेंड अटेम्प्ट एट स्टार्ट। देखो पहले भी इन्होंने एक बार ट्राई किया था। ठीक है, लेकिन वो पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बिकॉज सम कुछ करंट फ्लक्चुएशन आ रहे थे केबल के अंदर। ठीक है, फिर उन्होंने इसको रिजॉल्व किया और फिर दोबारा अटेम्प्ट किया, और फिर इन्होंने ऑन मंडे 9 फेब में चालू कर दिया। ठीक है, रिएक्टर, और उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टर नंबर 9 को ही चालू किया। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाई दिस प्लांट मैटर, क्योंकि जो काशीवाजाकी कारीवा जो है एक प्लांट है, उसके अंदर 7 रिएक्टर हैं, जिसमें रिएक्टर नंबर 6 को ही चालू किया गया है। और इस पूरे काशीवाजाकी कारीवा जो प्लांट है, इसकी 8000 मेगावाट की कैपेसिटी है। उसमें से इन्होंने रिएक्टर 6 को स्टार्ट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, मैसिव बूस्ट देगा ग्रिड को। ठीक है, ये टेपको रिडम्पशन है। ये टेपको सेम कंपनी है, सेम ऑपरेटर है, जिसकी वजह से ये फुकुशिमा दाइची प्लांट हुआ था, ये प्लांट का जो डिजास्टर हुआ था, ओवर द डेकेड इनको बैन कर दिया गया था, टैपको को बैन कर दिया गया था कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट नहीं कर सकती हैं। अभी इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट किया, इसका मतलब अब जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जापान की गवर्नमेंट है, वो इनको फाइनली रिकॉग्नाइज कर रही है कि हाँ भाई ये कर सकते हैं, हम ये सेफ्टी स्टैंडर्ड को संभाल के सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगला द स्ट्रेटेजी। ये क्यों करा इन्होंने, क्योंकि ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन करना है और एआई के ऊपर बात करनी है, क्योंकि इनका भी कुछ गोल है, जापान का भी कुछ गोल है, कार्बन न्यूट्रलिटी करनी है बाय 2050। जापान नहीं मीट कर सकता है क्लाइमेट गोल्स को यूजिंग ओनली द पावर सोलर और विंड, क्योंकि देखो सोलर जो है मॉर्निंग और आफ्टरनून वाला गेम है, और विंड का तो आप कोई प्रोडिक्शन दे ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बहुत अनरिलायबल है। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है रिलायबल सोर्स है ना, ये एक बेस लोड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। मैं आपको बेस लोड के बारे में बता दिया है। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है ना, अभी चाइना और ताइवान भी वॉर करता रहता है ना, एक दूसरे लड़ाई होती रहती है, चाइना ताइवान को हथियाना चाहता है। ठीक है, और चाइना यहाँ पर है, ताइवान साइड में है, जापान यहाँ पर है। अभी जो सारी की सारी एनर्जी वाला सप्लाई होता है ना, ताइवान के होते हो जाता है। अगर चाइना यहाँ पर पूरा कंट्रोल पा लेता है अच्छे से, उनकी मिलिट्री यहाँ पर आ जाती है, तो भाई ये जो लाइन है ना कट कर देगी, तो जापान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा फिर एनर्जी के लिए भी। तो इसीलिए इस चीज़ को सोचते हुए भी एक अच्छा जियोपॉलिटिकल आउटलुक बनाने के लिए ये इंपोर्ट गैस पे ज़्यादा रिलाय ना हो, इसलिए इसको चालू किया गया। और एआई बूम भी आ रहा है, क्योंकि ग्रोइंग नीड्स है वही एनर्जी की फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि डाटा सेंटर चाहिए, एआई प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करती है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करती है। ठीक है, तो वो रिन्यूएबल सोर्स से आए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी भी हो जाएगी और एआई का बूम भी हो जाएगा संग में, और एनर्जी की डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी।
ठीक है, आगे पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है, तकाइची फैक्टर। ये पी हमारे वहाँ के जो पीएम हैं सनाए तकाइची, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव एक, इन्होंने बोला कि नहीं, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने तकाइची इज अ वोकल मैंडेट टू एक्सेलरेट द रीस्टार्ट, ठीक है। तो ये भी इन्होंने पब्लिक मैंडेट दिया है टू एक्सेलरेट द रीस्टार्ट ऑफ आइडल जो रिएक्टर्स हैं, अब उनको यूज़ करो जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, और एक एशियन इकोनॉमिक जाइंट बनो, ठीक है। उन चीज़ों के लिए बात करिए। नेक्स्ट नेशनल पिक्चर में आपको बता चुका हूँ। बिफोर फुकुशिमा जो है जापान के 54 रिएक्टर्स जो है प्रोवाइड कर देते थे लगभग 30% ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटी, बट डिजास्टर के बाद सबको बंद कर दिया गया, और 14 रिएक्टर्स अब उनमें से रिज्यूम करे गए, अब उनको ऑपरेशन स्टार्ट किए गए अंडर द न्यू स्ट्रिक्टर सेफ्टी रूल्स, ठीक है। बस फालतू ही बातें हैं। ठीक है, आज की लास्ट न्यूज़, इंडिया सेशेल्स ने पार्टनरशिपिंग, इनकी पार्टनरशिपिंग के बारे में बात हुई है। यहाँ पर इंडिया सपोर्ट कर रहा है $175 मिलियन का पैकेज एंड इंडियन ओशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई है, पार्टनरशिपिंग के ऊपर बात हुई है, सेशेल के ऊपर और इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है या प्रेसिडेंट जो है सेशेल के, पैट्रिक हर्मिनी, वो जो है 6 दिन की विजिट पे आए हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो अनाउंसमेंट क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने बोला है कि 175 मिलियन डॉलर्स का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1400 प्लस करोड़ रुपीज़ होते हैं, एक डेवलपमेंट फंड दिया जाएगा सेशेल्स को, ठीक है। ये डोनेशन नहीं है, ठीक है, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है डिजाइन फॉर डीपनिंग द इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द IOR रीजन, मतलब इंडियन ओशन रीजन में। ये जो पर्टिकुलर एड है ये डिमांड ड्रिवन है, जितना आप रिक्वायर्ड है उतना आप आस्क करो और फिर आपको मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया अप्रोच है, ये इन चीज़ों से बचाती है जहाँ पर आप एक बिग ब्रदर की तरह वर्क कर रहे होते हो, इम्पोजिंग इट्स विल ऑन अ स्मॉलर नेशन। ऐसा नहीं दिखाना चाहता इंडिया अपने आप को, तो इसलिए इसको डिमांड ड्रिवन बोला है कि कोई तुम्हारी चीज़ें थोप नहीं रहा है तुम पे, तुम्हें अगर चाहिए तो इसको यूज़ करो, हमने भी एक फैसिलिटी तुम्हें दे दी है $175 मिलियन की। आगे क्या है, सिर्फ यहाँ तक ही पार्टनरशिपिंग नहीं हुई है, इसके बाद पहले ये भी पढ़ लेते हैं, ये मनी कहाँ जाएगा भाई, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जाएगा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की में हेल्प करेगा, और कनेक्टिविटी बनाने में जाएगा, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं। ये जो विजन है एक महासागर विजन है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो कि कॉइन किया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसका एक्रोनिम क्या है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ये एक रीब्रांडिंग करी है इन्होंने सागर पॉलिसी की, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर गोल क्या है, इंडिया जो है अपने आप को ऐसा पोजीशन नहीं करना चाहता है एक नेबर की तरह, बट एक प्राइमरी सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ दिखाना चाहता है। उनका स्टैंस ये है, इंडिया का स्टैंस ये है, और एक इकोनॉमिक पार्टनर की तरह दिखाना चाहता है अपने आप को फॉर आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। इट सिग्नल्स दैट इंडिया वांट्स टू ग्रो, इंडिया भी ग्रो होना चाहता है, लेकिन किसके साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, ठीक है, अपने आसपास के लोगों के साथ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी ग्रो होना चाहता है मेरे ख्याल से, है। एंश्योरिंग देयर सिक्योरिटी, मतलब एंश्योर करना चाहता है उनकी सिक्योरिटी, और एंश्योर्स इंडिया की सिक्योरिटी, ठीक है। पाकिस्तान का गॉड एयरपोर्ट भी बहुत सिक्योरिटी दे रहा है हमको। वाई सेशेल्स सो इम्पोर्टेंट टू इंडिया, ठीक है। यू माइट आस्क कि जो गवर्नमेंट, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, क्यों इतना पैसा दे रही है इनको, ठीक है। आंसर जो है ना जियोग्राफी में और सिक्योरिटी में लाया करता है। मतलब जैसे ईरान के अंदर हमारा जो पोर्ट है छाबार पोर्ट जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराता है, वैसे ही ये जो आइलैंड है, ये सेशेल्स जो आइलैंड है ना, ये वही स्ट्रेटेजिक आउटपुट हमें देता है, ठीक है। एक गेट कीपर की तरह वर्क करता है इन द ओशियन, ठीक है। जो क्रिटिकल शिपिंग लेन है यहाँ पर, वो उसके आसपास लोकेटेड, उसके पास में लोकेटेड है, वहाँ से सब कुछ मॉनिटर कर सकता है इंडिया इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे छाबार पोर्ट के थ्रू स्ट्रेटेजिक मोनोपोली क्रिएट करके रखता है इंडियन ओशंस में, वहाँ पर भी इधर भी सेशेल के थ्रू करना चाहता है, ठीक है, इंडिया। नॉर्मली क्या है, मेरीन थ्रेड्स होते हैं, और दोनों नेशंस जो है ना इस चीज़ को एक साथ इसको जो है ना सॉल्व करना चाहते हैं। जो पायरेसी होती थी, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने मर्चेंट की शिप को फ्रॉम हाईजैकर्स। IUU फिशिंग को भी खत्म करना चाहते हैं, इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग को भी खत्म करना चाहते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर वाटर रीजन। ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है यहाँ पर, तो इसके थ्रू अगर हमारा स्ट्रॉन्ग सेशल कोस्ट गार्ड होगा तो वो हेल्प करेगा इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए चाहते हैं, ठीक है। काउंटरिंग द डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, ये आर्टिकल ये भी एम्फेसाइज करता है जो
जो एड है इज बेस्ड ऑन द सोशल प्रायोरिटी एंड नीड से तो बात कर चुके हैं हम, है ना। दिस लाइकली अ subtle contrast to other global powers like China's, whose infrastructure loans often comes with high interest rate, ठीक है, और स्ट्रिंग भी बहुत सारी अटैच होती है, डेप्ट होता है क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट होता है। तो हम एक अच्छा आउटलुक दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे पार्टनर हैं और अपने आइलैंड दोस्तों भाई बंधुओं का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो बाय फोकसिंग ऑन सोशल हाउसिंग एंड हेल्थ प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प कॉमन पीपल, इंडिया जो है एक ट्रस्ट और हिस्ट्री बिल्ड करना चाहता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेंशन किया है, रेदर देन जस्ट एक ड्यूल मिलिट्री यूज़ के लिए बस करो और बस काम खत्म, नहीं, एक अच्छी पार्टनरशिपिंग क्रिएट करना चाहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार, मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा। थैंक यू।